देखो मेरे बच्चे, हम लोगों ने हमारा जो कॉन्सेप्ट पढ़ा था वो हमारे पास था कॉन्सेप्ट ऑफ डायोड। ठीक है। डायोड के बारे में मैं थोड़ी सी बातें आपको रिवाइज करा दूं, क्योंकि आज का जो मेरा पूरी क्लास जाएगी ना वो इस डायोड को समझने और इसकी एप्लीकेशंस के ऊपर ही जारी होगी। ठीक है। अब देखो मेरे बच्चे, हम लोगों ने ये बात पढ़ी थी कि जब कभी भी आप एक पी टाइप और एक एन टाइप मटेरियल को मिलाते हो, ठीक है, जब भी आप एक पी टाइप और एक एन टाइप मटेरियल को मिला करके रखते हो, तो होता ये है कि पी साइड में आपके पास जो होते हैं ना वो होल्स होते हैं, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स। ठीक है। क्यों होते हैं, कैसे होते हैं, वो हमने कल की क्लास में सब बहस की थी इसमें। ठीक है। ये मान लो मेरा बेटा हमारे पास पी साइड है, और ये मान लो मेरे बेटे हमारे पास क्या है, एन साइड है, मिसाल के तौर पे। अब पी साइड पे मेजोरिटी किसकी थी मेरे भाई, होल्स की थी, ये होल्स की मेजोरिटी थी। ठीक है। एन साइड पे मेजोरिटी किसकी थी, इलेक्ट्रॉन्स की थी मेजोरिटी। और ये जो मैंने दरमियान में एक रीजन बनाया भाई, इस दरमियान के रीजन में क्या था, आपके पास एन साइड से इलेक्ट्रॉन इस जगह पे आ गए थे। ठीक है। तो यानी कि ये इस तरह से हो गया था कि यहाँ पे आपके पास इलेक्ट्रॉन्स आ गए थे, और यहाँ पे आपके पास ये होल्स आ गए थे। ठीक है। ये कल की क्लास कोई भी देखेगा तो उसे समझ में आ जाएगा ये क्या हुआ हुआ यहाँ पे। फिर हमने ये बात की थी मेरा बेटा कि यहाँ पे आपके पास दरमियान में ये जो है ना, ये आपके पास एक अदद जिसे कहना चाहिए एक एक डिप्लीशन लेयर, या कह लो कि एक डिप्लीशन रीजन स्टेब्लिश हो गया था, जो हमने पढ़ा था, ये डिप्लीशन रीजन था। अब ये जो डिप्लीशन रीजन था ना, मैंने आपको ये भी बताया था कि यहाँ पे आपके पास एक अदद इलेक्ट्रिक फील्ड स्टेब्लिश हो गई है, या यहाँ पे आपके पास एक अदद पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ हुआ है। ठीक है। अच्छा, पोटेंशियल डिफरेंस किस तरह से, मैंने आपको मिसाल दी थी, मैंने आपको कहा था देखो इस ये जो है ना, इसमें ना ये वाली साइड देखो आप। जब आप ये वाली साइड देखते हो ना, और से देखो भी आपको बात समझ में आएगी, जब आप ये वाली साइड देखते हो ना मेरे बच्चे, तो इस वाली साइड पे देखो नेगेटिव चार्ज भरा पड़ा है। और जब आप इस साइड पे देखते हो ना मेरे बच्चे, तो इस साइड पे आपके पास होल्स हैं, यानी कि कोई चार्ज नहीं है, एक तरह से ऐसे समझ लो। इधर इस जगह पे मैं इस डिप्लीशन रीजन के अंदर की रीजन की बात कर रहा हूँ। इधर नेगेटिव चार्ज है और इधर प्लस चार्ज है। आपको पता है पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है के क्यू डिवाइडेड बाई आर। तो अब यहाँ पे आपके पास सारा का सारा नेगेटिव चार्ज है, गोया यहाँ का पोटेंशियल नेगेटिव है। यहाँ आपके पास कोई पोटेंशियल नहीं है, तो यहाँ का पोटेंशियल जीरो हो जाएगा, या नेगेटिव के मुकाबले में कह लो कि यहाँ का पोटेंशियल क्या है, पॉजिटिव है। तो ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, तो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ है। फिर मैंने ये भी कहा था कि यहाँ पे आपके पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हुई हुई है। फिर हमने ये बात की थी कि ये जो बचा हुआ इलेक्ट्रॉन है, ये जो यहाँ पे बचे हुए इलेक्ट्रॉन है, क्या ये इलेक्ट्रॉन, जैसे ये एक इलेक्ट्रॉन है, मिसाल दे रहा हूँ, इसे एक इलेक्ट्रॉन से समझाना चाह रहा हूँ बात, ये जो एक इलेक्ट्रॉन है, क्या ये आगे नहीं जाना चाह रहा, क्या ये यहाँ से यहाँ नहीं जाना चाह रहा भाई? जब आपने कहा सर जी कि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गए, तो ये इलेक्ट्रॉन अब यहाँ क्यों नहीं जाना चाह रहा फिर? अभी भी होना चाहिए ये तो मैंने आपको बताया था कि ये इलेक्ट्रॉन भी जाना चाह रहा है, इसके पीछे सब जाना चाह रहे हैं। क्यों भाई? इस इलेक्ट्रॉन की लेयर को पीछे वाले इलेक्ट्रॉन धक्का दे रहे हैं, तो ये जाना चाहते हैं आगे। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, देखो जा उस वक्त सकते हैं अगर अगर इनके पास जो अवेलेबल एनर्जी है वो इस काबिल हो कि इस डिप्लीशन रीजन को क्रॉस कर सकें, तो दे विल बी एबल टू डू इट। लेकिन ये डिप्लीशन रीजन ग्रो करता है, उस वक्त तक ग्रो करता है जब तक कि फर्दर इलेक्ट्रॉन आगे ना जा सके। अभी जितने लोगों ने कल का लेक्चर नहीं लिया, अभी बस वो इतनी बात समझें या इतनी बात जहन में रखें, ये जो इलेक्ट्रॉन है या ये सारे जो इलेक्ट्रॉन है, ये आगे जाना चाहते हैं, पहली बात। दूसरी बात ये आगे जा क्यों नहीं पा रहे? क्योंकि इनके पास एनर्जी नहीं है। किस काम के लिए एनर्जी नहीं है? यहां जो इलेक्ट्रॉन बैठे हुए हैं, इनकी रिपल्जन का मुकाबला करने के लिए, भाई इनकी रिपल्जन का मुकाबला करेंगे तो आगे जाएंगे, एनर्जी नहीं अवेलेबल। अब आपने क्या करना है, और अभी तक आपने कोई एक्सटर्नल सोर्स भी कनेक्ट नहीं की हुई थी, ठीक है। अब आपने क्या किया, अब आपने सबसे पहले तो मैंने क्या किया, मैंने उठा के इसको कॉपी कर लिया ताकि मुझे दोबारा से ना ड्रॉ करना पड़े। अब हम जा रहे हैं, अब जो हम फिनोमिना डिस्कस कर रहे हैं ना मेरे बच्चे, इसको हम कहते हैं बायसिंग। क्या कहते हैं इसको हम कहते हैं बायसिंग, बायस करना। बायसिंग से क्या मुराद होती है समझो पहले जरा। यहाँ पे मैंने लिख दिया बायसिंग। बायसिंग का मतलब होता है एक्सटर्नल सोर्स अप्लाई करना, ठीक है। बायसिंग का मतलब क्या है? एक्सटर्नल सोर्स अप्लाई करना, ठीक है। अच्छा, एक और चीज, अगर आप ये जो इलेक्ट्रॉन है, अगर आप चाहते हो ये इलेक्ट्रॉन आगे जाए, तो देखो दो तरीका कार है मेरे बच्चे इलेक्ट्रॉन को आगे भेजने के। एक तरीका ये है कि आप इस इलेक्ट्रॉन को, अभी इसके पास कुछ ना कुछ एनर्जी है, आप इस इलेक्ट्रॉन के पास अवेलेबल एनर्जी को बढ़ा दो, तो इलेक्ट्रॉन जंप मार के चला जाएगा। भाई इलेक्ट्रॉन तो अभी भी जाना चाहता है, लेकिन उसके पास इसको जंप करने के लिए एनर्जी अवेलेबल नहीं है। या तो आप इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बढ़ा दो तो चला जाएगा, वो एक तरीका। दूसरा तरीका यह है कि आप किसी तरह से ये जो डिप्लीशन रीजन है ना, इसको कम कर दो। इसको क्या कर दो, कम कर दो। ये कम कैसे होगा? ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ है इनको आगे रवाना कर दो। अगर किसी तरह से ये इलेक्ट्रॉन जो यहाँ अक्यूमुलेट हुए हुए आप इनको आगे रवाना कर दो, तो यहाँ पे भी होल्स आ जाएंगे, तो इलेक्ट्रॉन के लिए आना क्या होगा, आसान हो जाएगा, गोया कि डिप्लीशन रीजन थोड़ा सा श्रिंक हो जाएगा। तो ये दो तरीके होते हैं।
सही हो गया। सिमिलरली अगर आप चाहते हो कि इलेक्ट्रॉन जो है वो ये क्रॉस ना कर सके, ठीक है, ये क्रॉस ना कर सके, तो दो तरीके हैं भाई फिर से। एक तरीका क्या है कि भैया इलेक्ट्रॉन, ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, इलेक्ट्रॉन, ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये जो इलेक्ट्रॉन क्रॉस करना चाह रहा है, इसको यहां से मजीद पीछे खींचना शुरू हो जाओ। ये इलेक्ट्रॉन आगे जाना चाह रहा है, इसके पास पहले ही एनर्जी नहीं है, आप मजीद पीछे खींच लो। यानी कि समझ लो एक बंदा आगे जंप मारना चाह रहा है, आप उसे पीछे से पकड़ के घसीट रहे हो, तो अभी उसको जंप मारने में दोहरी मुश्किलात का सामना है, डबल डबल मुश्किल है। क्यों? एक तो पहले उसे एनर्जी चाहिए थी जो नहीं थी उसके पास, और पीछे से उल्टा आपने भी क्या करा, फोर्स अप्लाई करना शुरू कर दी। ये थोड़ी सी एग्जांपल्स जहन में रखना, ताकि बाइसिंग आपके लिए समझना थोड़ी सी क्या हो जाए, आसान हो जाए, ठीक है। अब आपने क्या किया जनाब, आपने यहाँ पे बाइसिंग करी। बाइसिंग का मतलब क्या है भाई, यहाँ पे आपने पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दिया, ठीक है। ये देखो इधर, ये इधर। अब मेरा बेटा पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करने का क्या मतलब है, आपने यहाँ पे बैटरी कनेक्ट कर दी। अब ये समझ जाना, ये मैं पूरा बना नहीं रहा, मतलब ये समझ जाना कि ये बैटरी किस तरह से अप्लाई हुई होगी। ये देखो ये बैटरी इस तरह से, या एक चलो बना के दिखा देता हूँ, ठीक है, ये बैटरी कैसे अप्लाई होगी, यहाँ बना ही लेते हैं, ठीक है, ताकि परेशानी ना हो बाद में देखने में। चलो ये देखो, ये मान लो मेरा बेटा हमारे पास जो है ना, यहाँ पे एक अदद क्या अप्लाई हुई है, बैटरी। सर इसमें बैटरी का है, ये रही ना मेरे भाई, ये रही बैटरी। अच्छा, बैटरी के हवाले से भी एक चीज़ सुन लेना, क्योंकि इससे रिलेटेड मैंने आपको आज की क्लास के अंदर सवाल देने हैं, ठीक है, जो पास पेपर के अंदर आए हुए हैं। जब आप बैटरी आप अप्लाई कर रहे हो ना, देखो बैटरी में जो बड़ी वाली डंडी होती है ना, इसे हम कहते हैं हाई पोटेंशियल, और जो छोटी वाली जो होती है इसे कहते हैं हम लो पोटेंशियल। अभी हाई और लो पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट ना जरा अपने पास क्लियर कर लेना खूब अच्छे तरीके से। देखो इसको कॉपी भी कर लेता हूँ मैं। अच्छा, अब देखो यहाँ पे हाई और लो पोटेंशियल का क्या कॉन्सेप्ट है। देखो जो भी आपके पास बड़ा पोटेंशियल होगा ना वो हाई होगा, जो भी छोटा पोटेंशियल होगा वो लो होगा। बहुत सिंपल डेफिनेशन है, मैं मिसाल से समझाता हूँ। मान लो एक आपके पास है 2 वोल्ट, एक आपके पास है 0 वोल्ट। तो जो 2 वोल्ट है ना मेरे भाई, ये हाई काउंट होगा, और जीरो यहाँ पे क्या काउंट होगा भाई, लो काउंट हो जाएगा, ठीक है। मैं कहता हूँ एक आपके पास है 0 वोल्ट, एक आपके पास है -2 वोल्ट। अभी जीरो और -2 में बड़ा कौन है भाई, 0 वोल्ट बड़ा है, तो वो हाई काउंट होगा, ठीक है। अच्छा, अब मैं कहता हूं यार एक आपके पास है मान ले -2 वोल्ट, एक आपके पास है मान लो -10 वोल्ट। भाई -2 और -10 में कौन सा ज्यादा पॉजिटिव है, माइनस से ज्यादा पॉजिटिव है, तो वो हाई काउंट होगा, और -10 किस में काउंट होगा, लो काउंट होगा, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना, हाई और लो। बच्चा अमूमी तौर पे जो कंफ्यूजन का शिकार होता है वो इसको प्लस माइनस से कंफ्यूज कर रहा होता है। ध्यान में रखना कि हाई बस सिंपल बड़ा पोटेंशियल, लो बस सिंपल छोटा पोटेंशियल, ठीक है। अब देखो आपने ये जो अभी बायसिंग करी है ना, इस बायसिंग को मेरे बच्चे हम कहते हैं फॉरवर्ड बायसिंग। इस बायसिंग को जो आपके सामने हुई हुई है ना, इसको हम लोग क्या कहते हैं जनाब, फॉरवर्ड बायसिंग कहते हैं। सर फॉरवर्ड बायसिंग क्यों कह रहे हैं, देखो फॉरवर्ड बायसिंग इसलिए कह रहे हैं, आपने पी साइड को कनेक्ट किया है हाई पोटेंशियल से, और एन साइड को कनेक्ट किया है लो पोटेंशियल से। अगर आप अपना प्लस माइनस वाला हिसाब किताब जहन में रखोगे, जो कि गलत है जहन में रखना, क्योंकि आप फिर यहां ना फंस जाना कहीं पे, ठीक है, ये जहन में रखना। हाई पोटेंशियल का मतलब इज नॉट ऑलवेज पॉजिटिव, और लो पोटेंशियल का मतलब इज नॉट ऑलवेज नेगेटिव। क्योंकि देखो ये मैंने आपको जो मिसाल नंबर सी दी है, इसके अंदर दोनों नेगेटिव है, बट इनमें से एक हाई है और एक क्या है, लो है, ठीक है। लेकिन अमूमी तौर पे आप जब किताबें विताब देखोगे अपनी, तो उनमें प्लस माइनस से शो किया हुआ होता है। बाकी आपको प्रैक्टिस करके खुद ये समझ में आ जाएगी जो मैंने अभी बात बताई, ठीक है। तो प्लस, अब देखो इसको बच्चे ऐसे भी याद रखते हैं कि फॉरवर्ड बायसिंग में पी पी से मिला हुआ है, यानी कि पॉजिटिव विद द पॉजिटिव साइड, एन 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 से मिला हुआ है, यानी कि नेगेटिव विद द नेगेटिव साइड। बस ये ध्यान में रखना, यहाँ पे पॉजिटिव से मुराद एक्चुअल में हाई पोटेंशियल है, और नेगेटिव से मुराद एक्चुअल में लो पोटेंशियल है। इनफैक्ट इलेक्ट्रिसिटी में हर जगह प्लस माइनस का मतलब हाई और लो ही होता है, ठीक है। अच्छा, फॉरवर्ड बायसिंग है। अब देखो फॉरवर्ड बायसिंग में क्या होता है, अब आप याद करो, ये जो इलेक्ट्रॉन्स हमारे थे, इन इलेक्ट्रॉन्स को आगे जाने में क्या दुश्वारी थी, एनर्जी का मसला था ना, एनर्जी का मसला था, एनर्जी कम थी। आप देखो आपने एक्सटर्नल सोर्स लगा के इन्हें एनर्जी दे दी। कैसे? देखो यहां पे मैं एक एरो बना रहा हूं, गौर से देखना मेरा बेटा, ये जो एरो है, ये देखो ये पीछे से क्या कर रहा है, ये पीछे से इसके ऊपर फोर्स लग रही है। क्यों फोर्स लग रही है? आपने इसको किसके साथ कनेक्ट किया है, आप देखो आपने इसको कनेक्ट किया है बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ। देखो गौर से, ये बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल नजर आ रहा है, यस सर। लो पोटेंशियल साइड नजर आ रही है, यस सर। और इलेक्ट्रॉन खुद भी कैसा है, नेगेटिवली चार्ज है। तो यहां से क्या होगा, ये जो बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल होगा, ये क्या करेगा, ये फोर्स लगाएगा इलेक्ट्रॉन के ऊपर, इसको धक्का मारेगा आगे जाने के लिए। तो कह लो कि एक तरह से एनर्जी क्या हो गई, बढ़ गई। एक्सटर्नल सोर्स कनेक्ट करके यू आर प्रोवाइडिंग एनर्जी टू द इलेक्ट्रॉन सो दैट दे कैन जंप
अक्रॉस द डिप्लीशन रीजन। दूसरा काम आपने क्या किया, आपने डिप्लीशन रीजन को भी श्रिंक करना शुरू कर दिया। कैसे? मैंने कहा डिप्लीशन रीजन श्रिंक करने का तरीका कार क्या है? तरीका ये है कि भाई इसको भी आगे भेज दो आप, तो आपने इसको आगे भेज दिया। कैसे? ये पॉजिटिव साइड है, ये इलेक्ट्रॉन को पुल करेगा अपनी तरफ, बिल्कुल करेगा। तो आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो भी यहां से क्या होगा, आगे की तरफ मूव करना शुरू हो जाएगा। यानी कि अगर मैं इसका भी एरो बना के दिखा दूं तो ये ऐसे मूव करना शुरू हो जाएगा यहां से। यानी कि आपके पास जो इलेक्ट्रॉन है वो एक तरह से समझ लो, इलेक्ट्रॉन की आपने क्या करी, मूवमेंट स्टार्ट कर दी। आपके जो इलेक्ट्रॉन है वो ऐसे मूव करते हुए जा रहे होंगे। ये इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन बना रहा हूं मैं, ध्यान में रख लेना। इलेक्ट्रॉन की बना रहा हूं ताकि आप परेशान ना हो जाओ कि ये मैं क्योंकि आप बोलोगे सर हमने तो करंट इलेक्ट्रिसिटी में, मतलब जितने लोगों ने करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ा हुआ है, सर आपने तो बोला था बैटरी के प्लस से माइनस की तरफ करंट जाता है। बच्चे वो कन्वेंशनल करंट होता है। मैं अभी क्या समझा रहा हूँ, इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहा हूँ ना। तो इलेक्ट्रॉनिक करंट जो होता है वो कन्वेंशनल करंट का क्या होता है, उल्टा होता है। ठीक है, तो ये आपके पास हो गया। अब ये जो आपकी फॉरवर्ड बायसिंग थी ना, इसमें आप समझोगे क्या, या आपके की टेक अवे पॉइंट्स क्या हैं? फिनोमिना तो ये हो गया। की टेक अवे पॉइंट्स ये हैं मेरे बच्चे, खूब अच्छे से समझो की टेक अवे पॉइंट्स क्या हैं। पहली बात कि भैया आपका जो फॉरवर्ड बायसिंग होता है ना, इसके अंदर करंट इज अलाउड टू फ्लो। करंट को आप फ्लो करने देते हो, मतलब आपसे मुराद डायोड करंट को फ्लो करने अलाउ करता है। एक बार ठीक है, करंट फ्लो करता है। हम कहते हैं कि डायोड आपका जो है ना वो इसके अंदर बिहेव करता है एज शॉर्ट सर्किट। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, अभी आगे आपको मैं दो पास पेपर के क्वेश्चंस कराऊंगा, वो सिर्फ इस एक छोटी सी बात के ऊपर जो है ना वो बेस करते हैं, सिर्फ एक छोटी सी बात के ऊपर। शॉर्ट सर्किट क्या होता है सर? शॉर्ट सर्किट का मतलब ये होता है, जैसे समझ लो आपके पास बैटरी के दो टर्मिनल है ना, एक पॉजिटिव वाला है और एक नेगेटिव वाला है। ठीक है, आपने क्या किया, आपने इन दोनों टर्मिनल्स को मेरे बच्चे आपस में कनेक्ट कर दिया। और जब हम फिजिक्स पढ़ते हैं तो चूंकि आपके लेवल के ऊपर इतनी ज़्यादा मैथ्स इन्वॉल्व नहीं होती है, तो हम ये मानते हैं कि यार ये जो वायर है ना, इस वायर की टेक्निकली रेजिस्टेंस क्या है, जीरो है। जो भी रेजिस्टेंस जीरो वाला पाथ होता है ना, इसको हम कहते हैं शॉर्ट सर्किटेड पाथ। ठीक है, तो आपने सुना भी होगा ना, यार घर में शॉर्ट सर्किट हो गया। वो शॉर्ट सर्किट क्या होता है, फेज न्यूट्रल आपस में मिल जाना। ठीक है, तो ये शॉर्ट सर्किट होता है। बस इतना समझ लेना, शॉर्ट सर्किट का मतलब है रेजिस्टेंस जीरो वाला पार्ट। ओपन सर्किट का मतलब है रेजिस्टेंस इनफाइनाइट वाला पार्ट, बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस। शॉर्ट सर्किट का मतलब करंट धड़ाधड़ फ्लो करेगा। ओपन सर्किट का मतलब करंट फ्लो ही नहीं कर सकता बेचारा। ठीक है, तो इस फॉरवर्ड बायसिंग में क्या होता है कि करंट बहुत ज्यादा फ्लो करेगा और डायोड विल बिहेव एज ए शॉर्ट सर्किट। और हम ये कहते हैं कि डायोड जो है ना वो करंट को क्या कर रहा है, अलाउ कर रहा है। फॉरवर्ड बायसिंग मोड का मतलब है डायोड का अलाउड मोड। फिर हम ये भी कहते हैं कि इसके अंदर जो आपकी डिप्लीशन लेयर है, या आपकी जो डिप्लीशन कह लो कि रीजन है, ये आपके पास थिन 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 श्रिंक 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 होते होते फाइनली क्या हो जाता है भाई, जीरो हो जाता है। ठीक है, अब यहां पे आता है एक और प्रॉब्लम। क्या प्रॉब्लम आता है सर, डिप्लीशन रीजन कैसे श्रिंक हो रहा है? भाई डिप्लीशन रीजन था क्या, यहां जो एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई हुई हुई थी। ऐसे ऐसे समझो, एक और तरह से समझाता हूं कि डिप्लीशन रीजन कैसे श्रिंक हो रहा है, ये भी समझ लो। पहले दो तरीकों से समझा रहा हूं, एक तो मैथमेटिकली है वो बाद में समझाऊंगा, पहले लॉजिकली समझ लो। ठीक है, देखो डिप्लीशन ऐसे श्रिंक हो रहा है कि ये इलेक्ट्रॉन को आप यहाँ क्यूमुलेट, भाई इलेक्ट्रॉन ही तो यहाँ पर उन आने वाले इलेक्ट्रॉन को रिपेल कर रहा था। जब तुमने इनको यहीं से आगे भेज दिया, ये अगला इलेक्ट्रॉन भी आ रहा है, वो भी आगे जा रहा है, तो जब इलेक्ट्रॉन यहाँ जमा ही नहीं हो रहा, डिप्लीशन रीजन बनेगा कैसे? तो डिप्लीशन रीजन आप क्या कर रहे हो, श्रिंक कराते जा रहे हो। ठीक है, उसको आप उसकी विड्थ को आप कम करते चले जा रहे हो। अब दूसरा रीजन भी समझ लो भाई। दूसरा रीजन थोड़ा सा वेक्टर्स वाला कॉन्सेप्ट से। अब वो क्या रीजन है, मैंने कहा था यहाँ पे आपके पास क्या होती है, ऐसे एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है ऐसे। ये इलेक्ट्रिक फील्ड की ये डायरेक्शन कैसी आई मेरे भाई, मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमेशा कहाँ से कहाँ होती है, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव होती है। सही है, तो ये आपके पास, यार इसको यहाँ पे, इसको हटाओ यहाँ से। ठीक है, ये मेरा बेटा आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड है, जिसको आप कह रहे हो कि डिप्लीशन रीजन की इलेक्ट्रिक फील्ड। अब आप नोट करो कि जो आपने मेरे बच्चे यहाँ पे बैटरी कनेक्ट करी है, इस बैटरी के कनेक्शन की वजह से भी तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड आई है। कैसे? बैटरी की, भाई देखो बैटरी के तहत ये वाली साइड पॉजिटिव है और बैटरी के तहत ये वाली साइड क्या है, नेगेटिव है। अगर मैं बैटरी की इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करूं, और से सुन लेना, अगर मैं बैटरी की इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करूं तो वो इस तरह से बन रही है। ठीक है, ये मतलब अगर सबको नहीं भी समझ में आए तो कोई टेंशन नहीं है, ये मैं आपको वैसे बता रहा हूं कि जो इसका एक्चुअल कॉन्सेप्ट है ना, जो किसी अच्छी किताब में आपको मिल जाएगा, वो इस तरह से लिखा होता है। ये आपके पास अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब आप देखो, अगर आप इन टर्म्स ऑफ वेक्टर देखने की कोशिश करोगे तो आपको वाजे तौर पे नजर आ रहा है कि अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि दिस इलेक्ट्रिक फील्ड, ये वाली जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज बेसिकली ड्यू टू क्या, बैटरी। ये बैटरी की इलेक्ट्रिक फील्ड है। और ये वाली किसकी है, ये आपके पास डिप्लीशन रीजन की इलेक्ट्रिक फील्ड है। दोनों एक दूसरे को क्या कर रही है, ओपोज कर रही है। तो अक्सर हम यूं भी कहते हैं कि आपकी जो बैटरी की अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड है, अगर वो डिप्लीशन रीजन की इलेक्ट्रिक फील्ड से ज्यादा होगी, तो अल्टीमेटली आपके पास क्या होगा, डायोड आपका फॉरवर्ड बायसिंग मोड में उठ करके आ जाएगा।
इसी में एग्जामिनर एक और तरह से भी सवाल पूछता है, कैसे, समझो। मैंने आपको कल की क्लास में बताया था कि अगर सिलिकॉन का आपका ये डायोड है, यानी कि पी टाइप भी आपका सिलिकॉन से है, एन टाइप भी सिलिकॉन से है, तो इसके लिए आपका डिप्लीशन रीजन होता है, डिप्लीशन का जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है 0.7 वोल्ट का होता है। और अगर जर्मेनियम से है तो वो आपका 0.3 वोल्ट या 0.4 वोल्ट का होता है। वो किताबों में अलग अलग वैल्यू होती है, आप अपने टेक्स्ट बुक की वैल्यू को फॉलो कर सकते हो, ठीक है। तो ये होता है। अब इसी में आपका एग्जामिनर माजी में पता नहीं कितनी दफा एक सवाल पूछ चुका है भाई, वो जहन में रख लेना, कि आपने ये जो बैटरी कनेक्ट करी है ना, ये जो बैटरी आपने यहां लगाई है, इसको मैं कह देता हूं इस बैटरी का ईएमएफ ई है। ये जो ईएमएफ है ना, ईएमएफ शुड बी ग्रेटर देन 0.7 वोल्ट इन केस ऑफ सिलिकॉन, एंड ईएमएफ शुड बी ग्रेटर देन 0.3 या 0.4 वोल्ट जो भी है आपका, इन केस ऑफ जर्मेनियम। क्योंकि सोचो सोचो, अकल से सोचो जरा, अगर ये बैटरी का अपना पोटेंशियल, मान लो ये सिलिकॉन का आपके पास जो है ना डायोड है, और बैटरी का अपना पोटेंशियल 0.5 वोल्ट है, तो अब आप एक बात बताओ, इसका मतलब क्या है? बहुत सिंपल सा मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन को आगे जाने के लिए जितनी एनर्जी दरकार है, वो आप बाहर वाली सोर्स से लगा के भी नहीं दे पा रहे। क्यों भाई? बाहर वाली सोर्स से आप कितना दे रहे हो? 0.2 या जितनी भी मैंने वैल्यू ली थी, और ये रोकने के लिए कितनी दे रहा है? 0.7 दे रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है, आपका इलेक्ट्रॉन कैसे जम मारेगा? जब इसको जितने से ये रिपेल कर रहा है ज्यादा एनर्जी मिलेगी तभी तो वो आगे जाएगा, वरना क्यों जाएगा? ठीक है, पॉइंट समझ में आ गया। तो ये मेरा बेटा हमारे पास था फॉरवर्ड बायसिंग बोर्ड। मुझे बता दो भाई, यहां तक सब बच्चों को क्लियर है? बिल्कुल आसान जबान में, लेमैन लैंग्वेज में समझाया है। बोलो, इतनी बात सबको समझ आती है? क्लियर, सिंपल सिंपल सी बात है थी। कोई मुश्किल बात तो नहीं कर दी मैंने बीच में? बेटे इलेक्ट्रिक फील्ड ऑपोजिट ऐसे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन जो होता है ना, वो प्लस से माइनस की तरफ होता है। तो आप दोनों का प्लस माइनस लोकेट कर लो। जो डिप्लीशन रीजन है, इसका यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है। जो बैटरी है, इसका ये प्लस है, ये माइनस है, तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे बन जाएगी। ठीक है, ये तरीका कार होता है इसको लोकेट करने का। ठीक है, चलो आगे देखो अब जरा। अब मेरा बेटा हमारे पास जो अगला कॉन्सेप्ट आता है, वो हमारे पास आता है रिवर्स बायसिंग का। ठीक है, बायसिंग के अंदर मतलब बैटरी को आप दो तरह से कनेक्ट कर सकते हो। एक फॉरवर्ड बायसिंग था, और एक मेरा बेटा हमारे पास क्या था? रिवर्स बायसिंग। अभी आपने देख लिया डायोड जो है वो करंट को किस केस में गुजरने देता है। अब वो देखेंगे कि डायोड करंट को किस केस में गुजरने नहीं देता। किस में गुजरने देता है? जब पी साइड हाई पोटेंशियल से और एन साइड लो पोटेंशियल से कनेक्ट हुई हुई हो, उस केस में गुजरने देता है। किस केस में नहीं देता? जब आपके पास जो पी साइड है, वो आप मतलब रिवर्स कनेक्शन कर दो एक तरह से। मतलब मैं यहाँ पे बैटरी को रिवर्स कनेक्ट कर देता हूँ उठा के, ये वही वाली ऊपर वाली डायग्राम मैंने उठा के दोबारा छाप दी यहाँ पे। अब देखो इधर, ये क्या किया मेरे बच्चे, मैंने बैटरी को यहाँ पे रिवर्स कनेक्ट कर दिया। अब ये मेरी हाई साइड है और ये मेरी लो साइड है, जिसको आप किताब के अंदर कहोगे कि ये आपकी प्लस साइड है, ये आपकी क्या है भाई? माइनस साइड है। ठीक है, अब आप गौर से देखो, प्रॉब्लम कहां पे आ रहा है? प्रॉब्लम ये आ रहा है कि ये जो इलेक्ट्रॉन था ना, ये जो इलेक्ट्रॉन बेचारा आगे जंप करना चाह रहा था, क्योंकि वहां होल्स हैं। प्रॉब्लम क्या आ रहा है? प्रॉब्लम ये आ रहा है मेरे भाई कि आपने इस वाली साइड को कनेक्ट कर दिया पी से। अब होगा क्या? ये जो आपके पास कह लो कि वो है ना, इलेक्ट्रॉन है। ये जो आपके पास ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये क्या हो रहे हैं? दे आर बीइंग पुल्ड बैकवर्ड्स। ये पीछे की तरफ पुल हो रहे हैं, दे आर बीइंग पुल्ड बैकवर्ड्स। अब देखो मसला क्या आ रहा है यहाँ पे, या आपको प्रॉब्लम यहाँ पे क्या नजर आ रही है, या प्रॉब्लम क्या समझ में आ रही है? प्रॉब्लम यहाँ पे ये समझ में आ रही है, देखो ये इलेक्ट्रॉन बेचारा आगे जाना चाहता था, लेकिन नहीं जा पा रहा। क्यों नहीं जा पा रहा भाई? इसलिए नहीं जा पा रहा मेरे भाई, इसलिए नहीं जा पा रहा क्योंकि इस इलेक्ट्रॉन के पास पहले ही एनर्जी कम थी, अब पीछे से फर्दर रीस्ट्रेनिंग फोर्सेस अप्लाई हो रही हैं। अच्छा, बच्चे का एक और सवाल आता है, सर फिर इलेक्ट्रॉन को चाहिए यहां से आए और ऐसे होता हुआ चला जाए। जहन में रखना, डायोड जो होता है ना, वो आपके पास एक डायरेक्शन में करंट फ्लो करने के लिए अलाउ होता है। ठीक है, मतलब उसमें जो करंट फ्लो करता है वो मतलब अगर इलेक्ट्रॉन्स की बात करेंगे तो वो एन से पी की तरफ जा सकते हैं। अगर होल्स की बात करेंगे तो वो पी से एन की तरफ जा सकते हैं। ये क्या बोला सर आपने? ऊपर में देख लो अभी मिसाल, इलेक्ट्रॉन कहां से कहां जा रहा था, देखो बना के दिखाया था, ये ऐसे जा रहा था, ये ऐसे जा रहा था इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और होल्स कहां जाएंगे भाई? जाहिर है इलेक्ट्रॉन ऐसे जाएगा तो होल उल्टा जाएगा, होल उल्टा जा रहा होगा, यानी कि होल पी से एन जा रहा होगा, इलेक्ट्रॉन अगर एन से पी जा रहा है, उल्टा होता है ना भाई। ठीक है, अब देखो यहाँ, अब बच्चे का सवाल आता है सर इसको चाहिए ना, इलेक्ट्रॉन को चाहिए ऐसे निकले यहाँ से ऐसे आ जाए। ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि डायोड एक ऐसी डिवाइस है जिसको वन वे फ्लो के लिए ही डिजाइन किया जाता है, क्योंकि इसकी एप्लीकेशन ही उसी के अंदर है। वो डायोड जो कि रिवर्स डायरेक्शन में करंट फ्लो करा सकता है, उसे हम जीनर डायोड कहते हैं। ठीक है, जीनर डायोड।
जो रिवर्स डायरेक्शन में करंट के फ्लो को परमिट करता है। तो ये तो हम ऑर्डिनरी डायोड पढ़ रहे हैं, ठीक है। खैर, अब देखो मैं आपको ये समझा रहा था कि ये आगे क्यों नहीं जा पा रहा भाई, इसलिए कि आपने भाई पहले उस बेचारे के साथ मसला क्या था, डिप्लीशन रीजन की वजह से एनर्जी इस काबिल नहीं थी कि वो जंप करा सकते, आपने पीछे से फर्दर इसे क्या कर दिया, पुल कर दिया, अब मजीद उसके लिए जाना मुसीबत हो गई। तो अल्टीमेटली इस केस के अंदर आपका जो करंट होता है, आप कहोगे करंट डू नॉट फ्लो, करंट डू नॉट फ्लो, करंट फ्लो नहीं करता, और डायोड रिवर्स डायरेक्शन में करंट को अलाउ भी नहीं करता भाई, ध्यान में रखना, ठीक है। ये जो पोटेंशियल बैरियर होता है ना, ये जो डिप्लीशन रीजन था, अगर आपने मेरी कल वाली क्लास को तरीके से लिया था तो मैंने आपको कहा था इसको हम पोटेंशियल बैरियर का नाम भी देते हैं। ये जो पोटेंशियल बैरियर होता है ना, दिस पोटेंशियल बैरियर इटसेल्फ इज बेसिकली रिस्ट्रिक्टिंग द रिवर्स फ्लो ऑफ द करंट, रिवर्स फ्लो को यही रोक रहा होता है बेसिकली, ठीक है। अच्छा, करंट जो है ना वो फ्लो नहीं करता है इस केस के अंदर, और मैं इसको यहां कह सकता हूं कि डायोड डू नॉट अलाउ, डायोड जो है ना वो अलाउ नहीं करता, ये भी मैं कह सकता हूं, ठीक है। अच्छा, अब इसके अंदर डायोड जो है ना वो बिहेव करता है एज ओपन सर्किट। ओपन सर्किट का मतलब मैंने क्या बताया था, रेजिस्टेंस इनफाइनाइट है, रेजिस्टेंस इनफाइनाइट है। और शॉर्ट सर्किट का मतलब मैंने ऊपर शायद लिखा नहीं था, लिखा था रेजिस्टेंस जीरो है, ठीक है, यहाँ लिख भी देता हूँ। इसका मतलब क्या है कि भाई अपने पास रेजिस्टेंस कितनी है, रेजिस्टेंस अपने पास जीरो हैगी, ठीक है, समझ आ गई। अच्छा, दूसरी चीज आपको नजर आ रहा है इस केस में डिप्लीशन लेयर जो है ना इसकी विड्थ बढ़ती जाती है, डिप्लीशन लेयर जो है इसकी विड्थ बढ़ती जाती है, डिप्लीशन लेयर की जो विड्थ है ना ये क्या होती है बाबू भाई, बढ़ती जाती है। कैसे बढ़ती जा रही है, देखो ये इलेक्ट्रॉन जब पीछे की तरफ पुल होगा तो यहाँ होल आ जाएगा, तो अब देखो ये डिप्लीशन रीजन की जो विड्थ है ना वो बेसिकली क्या हो रही है, बढ़ती चली जा रही हैगी, ठीक है। तो ये आपके पास होता है। तो डायोड डायोड का अभी आपने क्या पढ़ा, डायोड का अभी आपने ये पढ़ा कि जो डायोड है ये एक डायरेक्शन में करंट को अलाउ कर रहा है और एक डायरेक्शन में करंट को अलाउ नहीं कर रहा। तो पहली बात तो ध्यान में रखिएगा, डायोड को हम कहते हैं कि डायोड इज अ वन वे स्विच, डायोड इज अ वन वे स्विच, यानी कि डायोड विल अलाउ द फ्लो ऑफ करंट व्हेन फॉरवर्ड बाइस्ड एंड विल ब्लॉक, इसको आप ये भी कहते हो कि ये डायोड का ब्लॉकिंग मोड है, डायोड विल ब्लॉक द फ्लो ऑफ करंट व्हेन रिवर्स बाइस। बोलो यहां तक क्या सबको सारी बात समझ में आती है, बोलो जल्दी से। अगर करंट ऑल्टरनेटिंग हो तो भी भैया वो एक को अलाउ करेगा, एक साइड को अलाउ नहीं करेगा, मतलब एक ही डायरेक्शन में अलाउ करेगा। अभी ऑल्टरनेटिंग करंट का बताऊंगा जब इसका मैं रेक्टिफायर का कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा, ठीक है, अभी रेक्टिफायर नहीं पढ़ाया ना। ठीक है, अब देखो मेरे बच्चे इसका जो है ना वो सवाल की तरफ आते हैं, इसके सवाल से इसके मजीद कॉन्सेप्ट कुछ लेके चलते हैं। अब देखो मेरा बेटा ये आपके सामने जो है ना वो एक सिंपल सा सवाल मेंशन है यहाँ पे इसका। सवाल कहता है फाइंड द नेट रेजिस्टेंस ऑफ द नेटवर्क shown in the figure between the points P and Q if VP is greater than VQ या if VP is less than VQ। दो आपको पार्ट दिए हुए हैं, ठीक है। अब अच्छे तरीके से ना गौर से देखना, क्योंकि दो सवाल हैं हम लोग करेंगे, इन दो सवालों के बाद हम जाएंगे इसके एप्लीकेशन के ऊपर। ये जो डायोड का मैंने लिखा है ना कि डायोड एक वन वे स्विच है मेरे बच्चे, इस वन वे स्विच की जो एप्लीकेशन है इसके ऊपर जाएंगे जो रेक्टिफायर है, ठीक है। भैया मैंने बार बार क्लास के दौरान कहा है कि क्लास के दौरान छापा खाना नहीं खोला करो, क्लास के दौरान छापा मत करो, छापते रहोगे तो कभी जिंदगी में समझ में नहीं आएगा। देखो एक तो तुमने वैसे बोर्ड लेवल पे कभी फिजिक्स ढंग से नहीं पढ़ी, ठीक है, अभी जो पढ़ रहे हो तो कोशिश करो कि क्लास में सिर्फ अपना दिमाग कॉन्सेप्ट को पूरा करने में लगाओ बस, और किसी काम में खर्च नहीं करो दिमाग, सिर्फ सुनो कि मैं क्या बोलता हुआ जा रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ सुनो, दो सवाल मैं कौन से लाया हूँ जो आपको रेक्टिफायर समझने में हेल्प करेंगे। पहला सवाल है फाइंड द नेट रेजिस्टेंस ऑफ द नेटवर्क शोन इन द फिगर बिटवीन द पॉइंट्स पी एंड क्यू। आपने कुल मिला के रेजिस्टेंस निकालनी है, नेट रेजिस्टेंस निकालनी है, ठीक है, सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन जो होता है। पार्ट वन कहता है वीपी इज ग्रेटर देन वीक्यू। जब ये कह रहा है कि वीपी इज ग्रेटर देन वीक्यू तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है ये जो पी साइड है ये हाई पोटेंशियल हो गई, और ये जो क्यू साइड है ये लो पोटेंशियल हो गई भाई। मैं अभी पार्ट वन सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है, इसी को मैं दोबारा से कॉपी कर लूंगा फिर डायग्राम को। तो अभी मैं पार्ट वन कर रहा हूँ, पार्ट वन के लिए उसने कहा वीपी ग्रेटर देन वी क्यू है। तो भाई क्या ये बात सबको समझ में आती है, ऊपर मैंने लेक्चर में भी ये बात बताई थी कि बड़े पोटेंशियल को आप हाई कहोगे, छोटे पोटेंशियल को आप लो कहोगे, इसमें तो कोई परेशानी नहीं हो गई, ठीक है, ये बात समझ में आ गई, गुड है। अब देखो मेरे बच्चे इसके अंदर, यहां पे जब आप देखोगे,
अब आप ये आपके पास डायोड लगा हुआ है, अगर आप डायोड को अपना याद करोगे तो डायोड के अंदर ये वाली जो साइड थी मेरे बच्चे, ये पी साइड थी और ये साइड क्या थी, एन साइड थी, सही। अब आप देखो ये पी साइड है, ये पी साइड कनेक्ट हुई हुई है इधर से, इधर से, और ये एन साइड है, ये एन साइड कनेक्ट हुई हुई है इधर से, ऐसे ही है। मतलब इस डायोड को देखो गौर से, ये जो डायोड की ये वाली साइड होती है ना, ये वाली, ये पी साइड होती है और ये वाली एन साइड होती है। ये पी साइड देखो हाइप से कनेक्ट हुई हुई है और एन साइड देखो किससे कनेक्ट हुई हुई है, लो से कनेक्ट हुई हुई है, ऐसे ही है। यानी कि इस केस के अंदर मुझे नजर आ रहा है कि जो मेरा डायोड है ना, दिस डायोड इज फॉरवर्ड बाइस। डायोड यहाँ पे क्या है, डायोड यहाँ पे है फॉरवर्ड बाइस डायोड है। कैसे पता चला सर आपको कि डायोड आपका फॉरवर्ड बाइस है? भाई मुझे ऐसे पता चल रहा है, ये वाली साइड देख डायोड की, ये किससे है, पॉइंट पी से कनेक्ट हुआ है। बस सर बीच में तो रेजिस्टेंस आ रहा है, तो क्या फर्क पड़ता है? रेजिस्टेंस से कोई फर्क नहीं पड़ता। रेजिस्टेंस का काम सिर्फ क्या है, ये अपने अक्रॉस यहाँ पे हीट डिसिपेट करेगा जब यहाँ से करंट फ्लो करेगा। लेकिन कनेक्ट तो ये पी साइड से ही हुआ हुआ है, और सिमिलरली ये वाली जो साइड है वो किससे, क्यू साइड से कनेक्ट हुई हुई है। अब आप देखो पी साइड आपका हाई पोटेंशियल है, और यहाँ पे आपका ये जो क्यू साइड है ये आपका लो पोटेंशियल है। तो ये देखो ये पी आपका हाई से हो गया, और ये आपका एन साइड किससे हो गया, लो से हो गया। डायोड आपका क्या है, फॉरवर्ड बायस है। जब डायोड आपका फॉरवर्ड बायस है तो ये किस तरह से बिहेव करेगा, एज शॉर्ट सर्किट बिहेव करेगा। जब ये शॉर्ट सर्किट बिहेव करेगा तो अब देखो मैं इसी डायग्राम को रीड्रॉ कर रहा हूं शॉर्ट सर्किट के बाद, तो देखो ये क्या बनेगा, ये ऐसे बनेगा, 12 ओम का रेजिस्टेंस अपनी जगह आ गया, और ये मेरे बच्चे आपके पास आ गया 4 ओम का रेजिस्टेंस उठ करके एज इट इज आ गया, ये आ गया उठ करके। और ये आ गई मेरा बेटा आपके पास पी साइड, और ये आ गई मेरे बच्चे आपके पास क्यू साइड, ये आ गई। ये आपके पास आ गई 12 ओम की रेजिस्टेंस, ये आपके पास आ गई किसकी, 4 ओम की रेजिस्टेंस। अब आपने इनको क्या करना है, पैरेलल में सॉल्व करना है। तो पैरेलल में आप इसको सॉल्व कर सकते हो। आर इक्विवेलेंट पैरेलल में क्या फॉर्मूला होता है, R1 × R2 डिवाइडेड बाय R1 + R2। अगर किसी को ये फॉर्मूला नहीं आता कोई मसला नहीं है, आपने बोर्ड लेवल पे ये वाला फॉर्मूला पढ़ा है, 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस का 1/R2। इसमें आप 12 को R1 ले लो, 4 को R2 ले लो, सिंप्लीफाई करोगे, 12 इंटू, मैं यहां से करके दिखा देता हूँ, 12 × 4 अपॉन में 12 + 4 कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। कैंसिलेशन हो गई, फिर कैंसिलेशन हो गई, आपके पास आंसर कितना आ रहा है, 3 ओम्स आ रहा है। अब इसी का पार्ट 2 क्या आप लोग कर सकते हो, थोड़ा सा दिमाग लगा के बोलो, क्या इसी का पार्ट 2, ठीक है, मैं यही पूरा सवाल यहाँ दोबारा ड्रॉ कर रहा हूँ। अब आप इसका पार्ट 2 अटेम्प्ट करो और मुझे पार्ट 2 बताओ। अगर आपने ऊपर का लेक्चर तरीके से सुना है ना, मैंने सब बता दिया है, पार्ट 2 भी आपका आराम से हल हो जाएगा, और ये आपके माजी में पूछा गया क्वेश्चन है। ये कितने लोगों को याद आ रहा है कि ये अगर कोई बैठा हुआ है यहाँ पे MD कैट का जिसने पिछले साल का पर्चा दिया था, तो ये कितने लोगों को याद आ रहा है कि ये आपके पास जो उसका हुआ था, पेपर हुआ था, इनिशियल पेपर हुआ था, पहला पेपर हुआ था पिछले साल, नहीं इस साल का नहीं, पिछले साल का, जो KPK का पहला पेपर हुआ था उसके अंदर इस तरह का एक सवाल पूछा गया था। मतलब पिछले साल भी 2 पेपर हुए थे, सिंध के अंदर और KPK के अंदर। जो पहला पेपर हुआ था ना उसका सवाल, इस तरह का एक सवाल पूछा गया था, सर्किट डायग्राम वाला, एक डायोड वाला। पता नहीं किसी को याद आ रहा है, नहीं यार। हाँ तो बेटे शॉर्ट सर्किट में इसकी रेजिस्टेंस जीरो हो गई ना, ये देखो, ये देखो ना, इस जगह पे आपके पास डायोड था तो डायोड की रेजिस्टेंस जीरो हो गई। ये ना डायोड, डायोड की रेजिस्टेंस इस जगह पे क्या हो गई, जीरो हो गई। ये 4 ओम की रेजिस्टेंस थोड़ी जीरो हो जाएगी, ये 4 ओम थोड़ी शॉर्ट सर्किट हुआ है, डायोड शॉर्ट सर्किट हुआ है ना, तो डायोड की रेजिस्टेंस मैंने जीरो कर दी। देखो ना वहां बनाया मैंने, एक तार बनाई है सिंपल सी। ठीक है, चलो अब जल्दी से इसका पार्ट 2 सॉल्व करके बताओ क्या आंसर आ रहा है। बेटे ये पैरेलल रेजिस्टेंस को सॉल्व करने का फॉर्मूला है, रेजिस्टेंस को पैरेलल में सॉल्व करते हैं ना, ये उसका फॉर्मूला है। ठीक है, चलो देखो क्वेश्चन नंबर 2 मैं सॉल्व करा रहा हूं, साथ ही साथ वो क्वेश्चन आपका रिपीट भी हो जाएगा, ठीक है, जो हमने इससे पहले वाला किया हुआ है। समझो यहाँ पे, अब देखो इसके अंदर मैं सॉल्व कर रहा हूँ ये क्वेश्चन नंबर 2। एक दो लोगों ने सही आंसर बताया मुझे इसका, लेकिन ज्यादातर ने नहीं बताया। देखो भाई फिर से डायोड है, देखो सबसे पहले आप ये लोकेट कर लो कि डायोड किस साइड से कनेक्ट हुआ है। तो देखो ये वाली डायोड की एक साइड देख लो, एक साइड आपकी डायोड की ये है। अब सवाल में क्या कह रहे हैं, पार्ट 2 कर रहा हूँ ये वाला, कह रहा है VP इज लेस देन VQ। जब VP लेस देन VQ है, इसका मतलब जो आपकी VP वाली साइड है ये हो गई आपकी लो पोटेंशियल, और ये जो आपकी Q वाली साइड है ये आपके पास क्या हो गई, ये हो गई आपके पास हाई पोटेंशियल। ऐसे ही है, एक लो हो गई, एक क्या हो गई मेरे भाई आपके पास हाई पोटेंशियल हो गई। ठीक है, अब आप देखो, अब ये जो आपका डायोड है, इस डायोड में ये वाली साइड आपकी P है, ये वाली साइड आपकी N है।
अब आपको नजर आ रहा है ये पी साइड कनेक्ट हुई हुई है लो से, एन साइड कनेक्ट हुई हुई है किससे, हाई पोटेंशियल से, ऐसे ही है। अच्छा अब देखो आगे। अब जब ये वाला केस है तो इस केस में मुझे नजर आता है कि जो मेरा डायोड है, दिस डायोड इज रिवर्स बाइस। डायोड क्या है, डायोड मेरा यहां पे हो गया रिवर्स बाइस, क्योंकि देखो पी साइड मेरी लो पे हो गई और एन साइड मेरी किस पे हो गई, हाई पे हो गई। ठीक है, रिवर्स बाइस हो गया, इतनी बात तो हम सब समझ गए अब तक। रिवर्स बाइस के अंदर आपका जो डायोड है, अभी ऊपर पढ़ाया था मैंने, आपका जो डायोड है दैट विल बिहेव एज एन ओपन सर्किट। और ओपन सर्किट की रेजिस्टेंस कितनी होती है, इन्फिनिटी हो जाती है। तो अगर मैं इसी को रीड्रॉ करूं, देखो ये ऐसे बनेगा, ये मेरे पास आया 12 ओम, ये आया 12 ओम, ये मेरे पास आया 4 ओम। यहाँ पे डायोड था, डायोड की जगह पे मेरा क्या हो गया भाई साहब, ओपन सर्किट हो गया, तो उसको मैंने एज इट इज बना दिया। अब ये देखो मेरे बच्चे, ये आपके पास सूरत हाल बन रही है, ये देखो ये बन रही है सूरत हाल। अब ये आपका पॉइंट पी है, ये आपका पॉइंट क्या है, क्यू है। अब ये आपके पास 12 ओम है और ये मेरे बेटे आपके पास क्या है, 4 ओम है। ठीक है, अब आप नोट करो, आपके पास जब यहां से करंट फ्लो करता हुआ आएगा तो जितना करंट होगा ना सारा का सारा वो 12 ओम वाले पाथ से मूव करता हुआ जाएगा। अब आप बोलोगे सर इस वाले पाथ से क्यों नहीं जाएगा, बेटा इसलिए नहीं जाएगा क्योंकि ये ओपन सर्किट हो गया। ओपन सर्किट के अंदर करंट फ्लो नहीं करता, करंट को फ्लो करने के लिए क्या चाहिए होता है, लाजमी क्लोज सर्किट चाहिए होता है। ओपन सर्किट में करंट फ्लो नहीं कर सकता। सर इस वाले पाथ में करंट क्यों नहीं आया, इसलिए कि यहां से करंट क्या करेगा, छलांग मार के जाएगा क्या आगे, तो करंट यहां पे फ्लो नहीं करेगा इस वाले पाथ में, और सारा का सारा करंट यहां जाएगा। तो करंट जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस फेस कर रहा होगा वो कितनी होगी आपके पास, 12 ओम की रेजिस्टेंस फेस कर रहा होगा। तो पार्ट टू का आंसर आपके पास क्या हो जाएगा, 12 ओम उठ के हो जाएगा। यानी कि वही बात जो ऊपर हमने स्टैब्लिश की थी कि डायोड एक डायरेक्शन में करंट को अलाउ करता है और एक डायरेक्शन में करंट को क्या करता है, ब्लॉक करता है। बोलो क्या ये सवाल समझ में आ गया सबको, 12 ओम किस तरह से हुआ, बोलो। भाई डायोड की रेजिस्टेंस इनफाइनाइट हो गई तो डायोड ओपन सर्किट हो गया, ओपन सर्किट हो गया तो अल्टीमेटली वहां से करंट नहीं गुजर रहा। अब भाई इस पूरी ब्रांच से ही नहीं गुजरेगा आप करंट, तो कैसे गुजरेगा करंट, ठीक है। ठीक है, अब इसी का 12 ओम का तो कोई फॉर्मूला लगाने की जरूरत ही नहीं है ना, एक ही रेजिस्टेंस तो है भाई, एक ही रेजिस्टेंस है। हाँ इसके अंदर फॉर्मूला लगाने की कब जरूरत होती, अब मिसाल के तौर पे इसमें मैं आपको एक सवाल दे दूं, लेट से मैं आपको एक सवाल दे दूं कि भाई साहब देखो इधर, मैं कहूँ कि यार एक आपके पास ये रेजिस्टेंस है समझना, इस तरह से ऐसे, ये रहा। अब यही सवाल है आपके पास मिसाल के तौर पे, ये साइड आपके पास मान लो पॉइंट पी है, ये साइड मान लो आपके पास क्यू है। इस साइड को मान लो आपके पास ये 3 ओम है, इस साइड को मान लो ये आपके पास 9 ओम्स है, इस साइड को मान लो ये आपके पास 4 ओम है, ये डायोड है। एक बार मैं आपको कह रहा हूं कि भाई पार्ट नंबर 1 में जो पोटेंशियल पी का है दैट इज ग्रेटर देन पोटेंशियल ऑफ क्यू, पार्ट नंबर 2 में मैं आपको कह रहा हूं जो पी का पोटेंशियल है दैट इज लेस देन पोटेंशियल ऑफ क्यू। आपने मुझे बतानी है टोटल रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस का मतलब क्या है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपने मुझे बतानी हैगी इस सर्किट की। बोलो जल्दी से बताओ, कर सकते हो नहीं कर सकते, कर सकते हो तो जल्दी से आंसर बता दो। देखो मेरा बेटा अब आपके सामने मैंने एक सवाल दिया था, इसको यहां से भी पहले उड़ाएं, पहले इसको सॉल्व करें, इसको पहले हम सॉल्व करते हैं। देखो मैंने पहली दफा में क्या कहा कि भाई वीपी इज ग्रेटर देन वी क्यू है। तो भाई देखो ये आपकी जो डायोड लगी हुई है, ये देखो ये डायोड है आपके पास, इधर और उधर ये समझ लो डायोड हो गई, ये साइड डायोड की पी है, ये साइड डायोड की क्या है, एन साइड है। ठीक है, अब जब आप पार्ट 1 की बात कर रहे हो तो पार्ट 1 में आपने कहा वीपी इज ग्रेटर देन वी क्यू, यही है। तो भाई इसका मतलब ये वाली साइड आपकी क्या हो गई, हाई पोटेंशियल हो गई, और ये वाली साइड आपकी क्या हो गई, लो पोटेंशियल हो गई, ऐसे ही है। भाई एक हाई हो गया, एक क्या हो गया आपके पास, लो हो गया। अब आपको यहाँ दिख रहा है कि ये जो आपकी डायोड है, डायोड की ये जो पी साइड है ये किससे कनेक्ट है, हाई से, और ये वाली साइड किससे कनेक्ट है, यह साइड आपकी लो से कनेक्ट है। तो इस केस के अंदर पहले वाले पार्ट में आप कहोगे आपका डायोड क्या है, आपका डायोड है फॉरवर्ड बाइस्ड, डायोड इज फॉरवर्ड बाइस। जब डायोड फॉरवर्ड बाइस है तो उस केस में डायोड की रेजिस्टेंस इफेक्टिवली क्या हो जानी है, जीरो हो जानी है, डायोड विल बिकम फॉरवर्ड बाइस। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब अगर मैं इसी सर्किट को रीड्रॉ करता हूं तो देख लो भैया, ये देखो ये 3 ओम, ये 9 ओम, और यहां पे आपके पास आ गया 4 ओम। अब ये देख लो, ये जहां पे डायोड था वहां पे देखो मैंने एक तार बना ली है भाई, ये सारे लोग समझ लेना अच्छे से, डायोड ऐसा नहीं कि हवा में तहलील हो गया डायोड मेरा। ये जगह जो थी ना भाई साहब, ये जगह डायोड की थी, इस डायोड की जगह पर ही मैंने क्या किया है, इसकी जगह पे मैंने ऐसे एक तार सा बना दिया है। तो इसकी रेजिस्टेंस क्या शो कर रहा हूँ, जीरो शो कर रहा हूँ। ठीक है, अब ये 4 ओम अपनी जगह पर है
और ये 3 ओम अपनी जगह पर है और ये 9 ओम अपनी जगह पर है। अब क्या करेंगे भाई, ये आपको नजर आ रहा है ये 3 और ये जो ये 3 ओम और ये 9 ओम ये आपस में कैसा है, सीरीज में है। तो भाई इसको सीरीज में सॉल्व कर लो। सीरीज में क्या होता है, रेजिस्टेंस सीधा सीधा ऐड हो जाती है। तो 9 + 3 कितना हो गया आपके पास, 12 ओम हो गया उठ के। ये आ गई आपके पास 12 ओम की एक साइड। और आपके पास ये पैरेलल में एक और लगा हुआ है रजिस्टर, और ये कितना है मेरे बच्चे, ये आपके पास हो गया 4 ओम का रजिस्टर हो गया, एक ये हो गया। अब दो रजिस्टर पैरेलल में लगे हुए हैं। अब पैरेलल में रेजिस्टेंस को सॉल्व कैसे करना होता है, मैंने दो तरीके बताए। एक तो वो तरीका है जो आपने बोर्ड लेवल पे पढ़ा होगा ना, 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2, इससे सॉल्व कर लेते हैं। दूसरा एक और फॉर्मूला है जो शॉर्टकट होता है दो रेजिस्टर्स पैरेलल के लिए, आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 × R2, डिवीजन में आ गया क्या, R1 प्लस का R2। सिंप्लीफाई करेंगे तो 12 और 4 को सॉल्व करोगे, आंसर आपके पास कितना आएगा भाई साहब, 3 ओम आएगा। ये मैंने फिर से रिपीट कर दिया। अभी तो कोई ऐसा नहीं है जिसको अभी भी नहीं समझ में आया हो, क्लियर हो गया। बोलो, मुश्किल तो नहीं था। आसान था ना। हमें कैसे पता चलेगा कि ओपन सर्किट है या शॉर्ट सर्किट है। असदुल्ला मेरे भाई, ऐसे पता चलेगा कि आप लेक्चर को ना रिपीट टेलीकास्ट पे कम से कम 5-10 दफा देखो तो पता चल जाएगा आपको, ठीक है। ये मुश्किल सवाल है वैसे बहुत, कि कैसे पता चलता है कि ये ओपन सर्किट है या शॉर्ट सर्किट है, ठीक है। अगर बैटरी का पोटेंशियल 0.7 या 0.3 से कम है तो रिवर्स होगा। बेटा बैटरी का पोटेंशियल आपको जब भी दिया जाएगा तो आप हमेशा यही मानोगे कि आपकी बैटरी का पोटेंशियल इतना है कि वो पोटेंशियल बैरियर को ओवरकम कर जाएगा, ठीक है। हमेशा वो पोटेंशियल बैरियर को ओवरकम कर जाएगा। अनलेस एंड अनटिल स्पेसिफाई किया हुआ क्वेश्चन के अंदर कि भाई आप पोटेंशियल बैरियर को ओवरकम नहीं कर पा रहा, वरना आप हमेशा यही मानोगे कि आपका पोटेंशियल इस काबिल है कि वो पोटेंशियल बैरियर को क्या कर रहा है, क्रॉस कर रहा है आराम से। हमेशा यही मानेंगे क्योंकि आप लोग वैसे ही जो कर रहे होते हो तो हमेशा आइडियल के उसके अंदर ही जिंदगी गुजार रहे होते हो ना, मतलब एयर रेजिस्टर नेग्लिजिबल, तो इस टाइप के हमेशा आपका पोटेंशियल बैरियर से ज्यादा होगा। अब इसका जो पार्ट 2 है उसमें कहा हुआ है भाई वीपी इज लेस देन वी क्यू, यानी कि क्यू का पोटेंशियल ज्यादा है और पी का पोटेंशियल क्या है, कम है, ठीक है। अब देखो मेरे बच्चे, हमारे पास जो अगला कॉन्सेप्ट है, यानी कि जो इसका हमारे पास अगला सवाल है, वो अगला सवाल ये है कि इसमें आपको क्यू का पोटेंशियल ज्यादा कर दिया और पी का पोटेंशियल क्या कर दिया मेरे बच्चे, उठा करके कम कर दिया है, ठीक है। अब देखो इधर, अब हमने क्या करना है। अब मेरा बेटा हम इसके अंदर ये काम करने जा रहे हैं कि अब फिर वही डायोड है। आपको नजर आ रहा है कि देखो ये डायोड जो है ना, असद मेरे भाई देख ले, ये दोबारा से बता रहा हूँ कैसे पता चल रहा है कि ये फॉरवर्ड है या रिवर्स है। ये देख, ये पी साइड जो है ना ये कनेक्ट हुई हुई है लो पोटेंशियल से, एन साइड कनेक्ट हुई हुई है हाई से। जब एन साइड हाई से कनेक्ट हो जाए और पी साइड लो से कनेक्ट हो जाए, इसका मतलब ये होता है कि आपका डायोड रिवर्स बाइस हो जाएगा। अब आपका डायोड क्या होगा जनाबे वाला, रिवर्स बाइस हो जाएगा। तो अब जब आपका डायोड रिवर्स बाइस हो गया तो अब मैं इसको जब रीड्रॉ करूंगा तो ये स्ट्रक्चर ऐसा बनेगा। ये 3 ओम का रजिस्टर है मेरा, ये 9 ओम का रजिस्टर है मेरा, अपॉन में आ गया ये मेरा बेटा आपके पास 4 ओम का रजिस्टर। और ये जहाँ पे डायोड था वो जो रिवर्स बाइस था, तो इसका मतलब ये क्या बन जाएगा, ओपन सर्किट बन जाएगा। ये ऐसे बन गया, ठीक है। ये आपके पास आ गया उठ करके, ये ऐसे आ गया, ठीक है। अब ये आपके पास आ गया 3 ओम, ये आपके पास आ गया 9 ओम, ये आपके पास क्या आ गया, ये आपके पास आ गया 4 ओम, ये हो गया, ठीक है। अब देखो यहां से जो भी करंट आएगा वो नीचे नहीं जा सकता क्योंकि ये ओपन जगह है, ओपन सर्किट में करंट फ्लो नहीं करता, सही है। सारा का सारा करंट यहां से होता हुआ जाएगा। अब आपने बतानी थी रेजिस्टेंस, तो भाई देख लो, ये दोनों के दोनों आपको कैसे कनेक्ट हुए हुए नजर आ रहे हैं। ये 3 ओम का एक रेजिस्टर, 9 ओम का एक रेजिस्टर कैसे कनेक्ट हुआ हुआ है, सीरीज में कनेक्ट हुआ हुआ है। सीरीज में आप क्या करते हो, सीधा जोड़ देते हो। तो 3 ओम प्लस 9 ओम मिला के कितना हो गया आपके पास, ये 12 ओम का एक रेजिस्टर हो गया, ठीक है। अब इसके अंदर एक सवाल आपका होमवर्क है, वो आप करते रहना तसल्ली के साथ बैठ के, ठीक है। थोड़ा सा दिमाग लगाना। इसको कर देते हैं एक, इसे कर देते हैं एक, इसे कर देते हैं एक, और ये लो। सही है। एक सवाल हो गया आपका, यहाँ पे आ गया आपके पास 2 ओम, ये आ गया आपके पास 4 ओम, और इसे आपने कह दिया 2 ओम, इसको आपने कह दिया भाई दिस इज पॉइंट ए, इसको आपने कह दिया भाई साहब दिस इज पॉइंट बी।
आपने बताना है भाई एक केस में पोटेंशियल ए का बी से ज़्यादा है और एक केस में पोटेंशियल ए का बी से कम है, एंड यू आर सपोज टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ नेट रेजिस्टेंस। करते रहिएगा तसल्ली से बैठ के, ठीक है। अब आ जाओ अगला सवाल देख लो। अबे यार ये क्यों कॉपी हो गया। चलो मैं सवाल लाऊं जरा, देखो जरा। आओ। अब ये मेरा बेटा हमारे पास एक और पास ओवर का क्वेश्चन है। कहते हैं फाइंड द करंट पासिंग थ्रू 4 ओम एंड 8 ओम रेजिस्टेंस इन द सर्किट, ठीक है। अब आपने क्या करना है, आपने करंट मालूम करना है कि 4 ओम और 8 ओम की रेजिस्टेंस से कितना करंट हमारे पास क्या कर रहा है, फ्लो करता हुआ जा रहा है का, ठीक है। सिंपल सी बात हो गई है। अब ये चीज आपने मालूम करनी है, ठीक है। अब जब आप देखते हो ना इसको मेरे बच्चे, कि आपने ये किस तरह से करना है इसको, तो देखो सबसे पहले आप इसमें ना लोकेट कर लो कि इसमें से कौन सा डायोड आपका फॉरवर्ड बायस है और कौन सा डायोड आपका रिवर्स बायस है। पहले डायोड डी वन की बात कर लेते हैं। ये देखो ये डायोड डी वन की पी साइड है और ये डायोड डी वन की एन साइड है। इस जगह पे ऐसे ही है, ये एन साइड है, एक पी साइड हो गई एक एन साइड हो गई। डायोड डी टू की ये एन साइड है और ये वाली साइड कौन सी है भाई, पी साइड है। अगर डायोड डी वन की बात करें, देखो डी वन का जो पी साइड है वो कनेक्ट हुआ हुआ है यहाँ बैटरी के हाई पोटेंशियल से। ये बड़ी डंडी कौन सी होती है, हाई की होती है। ये जो एन साइड है ये कनेक्ट हुआ हुआ है बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से, ऐसे ही है ना। देखो रजिस्टर से परेशान नहीं हो जाना, रजिस्टर कोई वोल्टेज सोर्स नहीं होती है, रजिस्टर कोई पोटेंशियल सप्लाई नहीं कर रहा होता। रजिस्टर में से सिर्फ ये करंट गुजरेगा तो हीट डिसिपेट होगा, ठीक है। तो ये कनेक्ट हुआ हुआ है इधर से, ये कनेक्ट हुआ हुआ है इधर से। अब देखो जब पी साइड कनेक्ट हो पॉजिटिव से, एन साइड कनेक्ट हो नेगेटिव से, तो आपका डायोड कैसा होता है, फॉरवर्ड बायस होता है। यानी कि एक बात तो समझ में आ गई कि आपका जो डायोड डी वन है ये कैसे है भाई, फॉरवर्ड बायस है, लिख लिया यहाँ पे। अब इसको देख लो डी टू को, ये पी साइड है, पी साइड कनेक्ट हुई हुई है यहाँ पे किससे, नेगेटिव से। ये कनेक्ट हुई हुई है किससे यहाँ पे, पॉजिटिव से। तो एन साइड कनेक्ट हुई है पॉजिटिव से, पी साइड कनेक्ट हुई है किससे, नेगेटिव से। तो गोया कि आपका जो डायोड डी टू है, ये डायोड डी टू क्या हो जाएगा, दिस डायोड डी टू विल बी अपने पास रिवर्स बायस। तो अब ये चीज हो गई ना स्टेब्लिश। तो फॉरवर्ड बायस में आपके पास जो क्लोज सर्किट होता है रेजिस्टेंस जीरो होती है, रिवर्स बायस में ओपन सर्किट होता है। तो सबसे पहले तो आप ना सर्किट को रीड्रॉ कर लो ताकि आपके लिए क्लैरिफिकेशन हो जाए। देखो ये डायोड डी वन की जगह पे मैंने इसको शॉर्ट सर्किट शो करा दिया, ये मेरे पास आ गया 4 ओम, ठीक है। फिर डायोड डी टू की जगह पे इसको मैंने ऐसे ओपन सर्किट शो करा दिया और ये मेरे पास आ गया क्या भाई साहब, 8 ओम। और नीचे जनाब मेरे पास क्या कनेक्ट हुई हुई है, अपने पास कनेक्ट हुई हुई है सीधा सीधा एक अदद बैटरी। और ये आगे जनाब मेरे पास क्या, एक अदद बैटरी आ गई। और ये जो बैटरी कनेक्ट हुई हुई है कितनी है, ये मेरे पास है 12 वोल्ट की एक अदद बैटरी है, ठीक है। ये हो गया 8 ओम और ये हो गया क्या मेरे पास, 4 ओम। अब आप नोट करो अच्छे तरीके से, तो आपको नजर आ रहा है ये इस बैटरी से जितना भी करंट होगा वो सारा का सारा करंट इसी ब्रांच से होता हुआ जाएगा। यहाँ तो करंट जाएगा ही नहीं क्योंकि ओपन सर्किट है, ओपन सर्किट ब्रांच में करंट फ्लो नहीं करता। तो क्या चाहिए भाई आपको, करंट चाहिए था, फाइंड द करंट पासिंग थ्रू 4 ओम रेजिस्टेंस। 8 ओम का तो आप बोल दो कि भाई 8 ओम से गुजरने वाला करंट कितना हो गया, 0 एम्पियर। क्यों 0 एम्पियर, क्योंकि ब्रांच ही ओपन सर्किट हो गई है, ठीक है। 4 ओम का करंट चाहिए, तो आप देख लो भाई 4 ओम के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, ये देखो इधर, ये रहा ना रजिस्टर, ये रजिस्टर लगा हुआ है, ये बैटरी है, ये इस बैटरी के अक्रॉस लगा हुआ है। आपको पता है जो आपका ओम्स लॉ है, ओम्स लॉ हमारे पास क्या है, V इज इक्वल टू आई टाइम्स ऑफ आर। तो करंट विल बी इक्वल टू V डिवाइडेड बाय आर, यानी कि वो करंट जो बेसिकली आपका 4 ओम से जाएगा, तो 4 ओम के अक्रॉस पोटेंशियल कितना आ गया, 12 वोल्ट आ गया। तो आपने क्या किया, 12 रखा और रेजिस्टेंस कितनी है, 4 है, तो 12/4 आपके पास कितना हो गया, 3 एम्पियर हो गया। यानी कि 4 ओम के पास से करंट कितना जा रहा है, आपके पास 3 एम्पियर का करंट फ्लो करता हुआ जा रहा है। बोलो भाई यहां तक समझ में आ गया, तो हम इसकी आगे चलते हैं एप्लीकेशन पे, विच इज रेक्टिफिकेशन सर्किट्स। बच्चे अगर आपने इसके अंदर रेजिस्टेंस फाइंड आउट करनी है ना, जो भी सवाल कराया है, जो एक बच्चा पूछ रहा था क्वेश्चन, तो अगर आप रेजिस्टेंस फाइंड आउट करनी है तो इसकी रेजिस्टेंस सीधी सीधी क्या हो जाएगी, आपके पास 4 ओम्स हो जाएगी, ठीक है। अब मेरा बेटा हमारे पास ना एक छोटा सा इसका ग्राफ है, कभी कभार इस ग्राफ से रिलेटेड भी आपसे चीजें पूछ लेते हैं, ठीक है। ये जो ग्राफ है ना ये आपके पास कहलाता है वी आई करेक्टरिस्टिक कर्व ऑफ अ पीएन जंक्शन डायोड, ठीक है। माजी में एक आध दफा इसका सवाल आया है, जीनर ब्रेकडाउन या एवलांच रीजन से रिलेटेड, जो यहाँ लिखा हुआ भी आपको शायद नजर आ रहा होगा, ठीक है, ये नजर आ रहा है। ये सवाल आया ऐसा एक बार, तो समझ लेते हैं ये ग्राफ। हमने इसका टॉपिक पूरा पढ़ लिया है, ठीक है। मैं पहले आपको जो हमने पढ़ा हुआ है वो रिवाइज कर देता हूँ, फिर ये इससे कैसे रिलेट कर रहा है वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। देखो हमने क्या पढ़ा भाई अभी तक, हमने ये पढ़ा कि हमारे पास जो डायोड है, ऐसे डायोड है, ये एक पी साइड है एक एन साइड है। इसको आप कनेक्ट करते हो ऐसे बैटरी के साथ।
तो जब आप पी को पी से कनेक्ट करते हो तो ये करंट को फ्लो करता है, और या एन को एन से करते हो तो करंट को फ्लो कराता है। और जब आप पी को एन साइड से कनेक्ट कर दो, यानी कि पी को लो पोटेंशियल से या एन को हाई पोटेंशियल से कनेक्ट कर दो, तो इस केस में करंट को फ्लो नहीं कराता। फिर मैंने आपको एक बात और बताई, मैंने आपको क्या बात बताई थी शुरू में, स्टार्ट में मैंने कहा था मेरे भाई कि आपके पास जो बैटरी का अप्लाइड पोटेंशियल है दैट शुड बी ग्रेटर देन द पोटेंशियल बैरियर, यही बात हुई थी। जो बैटरी का अप्लाइड पोटेंशियल है मेरे बच्चे, ये पोटेंशियल बैरियर के मुकाबले में कैसा होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। क्यों? देखो, अगर अप्लाइड पोटेंशियल पोटेंशियल बैरियर से बड़ा नहीं है तो इलेक्ट्रॉन को कभी इतनी सफिशिएंट एनर्जी मिलेगी नहीं कि वो क्या कर सके, जंप कर सके। ठीक है। अब इसको इस तरह से समझो कि मिसाल के तौर पे मेरे पास एक कोई ये मान लो मेरे पास एक डायोड है। मैंने यहाँ पे एक बैटरी कनेक्ट करी और मैं अपनी बैटरी का पोटेंशियल आहिस्ता आहिस्ता बढ़ा रहा हूँ। पहले मैंने जीरो रखा हुआ था, फिर जीरो से बढ़ा के मैंने 0.1 किया, फिर 0.2 किया। अच्छा, तुम लोगों का क्या ख्याल है, मान लो मैंने सिलिकॉन का डायोड जो है ना वो यूज़ किया हुआ है। आप लोग क्या कहते हो कि अगर मैंने सिलिकॉन का डायोड यूज़ किया हुआ है और मेरे पास जो बैटरी का अप्लाइड पोटेंशियल है वो 0.1 वोल्ट है और पोटेंशियल बैरियर तो सिलिकॉन में 0.7 होता है, तो आप लोगों का क्या ख्याल है, करंट फ्लो कर रहा होगा या करंट फ्लो नहीं कर रहा होगा? बोलो, क्या ख्याल है? करंट फ्लो नहीं कर रहा होगा। वेरी गुड, वेरी गुड, करंट फ्लो नहीं करेगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन के पास इतनी एनर्जी नहीं है भाई अभी। सही है। आहिस्ता आहिस्ता आप बैटरी का पोटेंशियल बढ़ाते जा रहे हो, और जैसे ही आपने बैटरी का पोटेंशियल 0.7 से ऊपर किया तो एकदम करंट फ्लो करना शुरू हो जाएगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी आना शुरू हो गई अब तो। ठीक है। तो देखो ये ग्राफ जो है ना, इस ग्राफ का ये वाला रीजन देखो, इस ग्राफ के इस वाले रीजन में आप नोट करोगे तो आपको नजर आ रहा है आपने यहाँ पे फॉरवर्ड करंट प्लॉट किया हुआ है और यहाँ पे आपने फॉरवर्ड बायसिंग वोल्टेज प्लॉट किया हुआ है। शुरू में जब आप वोल्टेज को आहिस्ता 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 बढ़ा रहे थे इस पॉइंट तक, इसको आप कहते हो नी पॉइंट। नी पॉइंट वो पॉइंट होता है जहां पे आपका अप्लाइड पोटेंशियल पोटेंशियल बैरियर के बराबर हो जाता है। ये दिस इज द डेफिनेशन ऑफ नी पॉइंट। जब आपका अप्लाइड पोटेंशियल लिखो नीचे लिखा हुआ भी है यहाँ पे 0.3 वोल्ट या 0.4 वोल्ट में, 0.4 इसलिए बोल रहा हूँ आपकी बात टेक्स्ट बुक के अंदर 0.4 भी लिखा हुआ है। 0.3 या 0.4 होता है फॉर जर्मेनियम, 0.7 होता है फॉर सिलिकॉन। जैसे ही आप इसको क्रॉस करते हो पोटेंशियल बढ़ाते हुए, तो आपका जो करंट है वो एकदम से क्या होता है, बढ़ना शुरू हो जाता है। करंट आपका एकदम से क्या होता है, बढ़ना शुरू हो जाता हैगा। साथ ही साथ आप एक और चीज देख लो, वो एक और चीज आप ये देख लो, जब आपने अपना ओम्स लॉ का ग्राफ देखा होगा, करंट इलेक्ट्रिसिटी अगर आपने नहीं भी पढ़ा तो कोई मसला नहीं है, अभी फिर इसको सिर्फ नोट कर लेना। जब आपने अपना ओम्स लॉ का ग्राफ देखा होगा तो उसमें आपने देखा होगा कि उसका जो ग्राफ आता था वो कैसा था, स्ट्रेट लाइन था। वी और आई का जो कर्व था, वी और आई का जो कर्व था वो कैसा था, स्ट्रेट लाइन था फॉर ओमिक कंडक्टर्स। यहां आपको वाजे तौर पे नजर आ रहा है कि आई और वी का कर्व स्ट्रेट लाइन नहीं है, वो ऐसे करके जा रहा है। शुरू में ये करंट को फ्लो होने नहीं दे रहा, बाद में एकदम से करंट क्या हो रहा है, फ्लो करता हुआ जा रहा है, जब तक आपका नी पॉइंट नहीं आया। तो ये दिस इज द रीजन कि हम कहते हैं डायोड आपके पास एक नॉन ओमिक डिवाइस है। ये भी माजी का क्वेश्चन है। डायोड एक कैसी डिवाइस है, नॉन ओमिक डिवाइस है। इसको नॉन लीनियर डिवाइस भी कहते हैं। डायोड इज अ नॉन लीनियर या नॉन ओमिक डिवाइस। नॉन लीनियर मतलब करंट और वोल्टेज की रिलेशन लीनियर नहीं है, यानी कि आप यहाँ वोल्टेज बढ़ा रहे हो करंट नहीं बढ़ रहा, अब वोल्टेज थोड़ा सा बढ़ा रहे हो करंट बहुत बढ़ रहा है, वोल्टेज थोड़ा सा बढ़ा रहे हो करंट बहुत बढ़ रहा है, ये होती है नॉन लीनियर रिलेशनशिप। ठीक है। अब आते हैं रिवर्स साइड पे आ जाते हैं। ये फॉरवर्ड बायस हमने बता दिया, ये फॉरवर्ड साइड थी। अब अच्छा, ये उन्होंने वही बना के दिखाया हुआ है कि भाई ये डायोड है, पी साइड है, एन साइड है, ये पी है, ये एन है। ठीक है, एनोड कैथोड वो सब देख लेना एक बार। ठीक है। अब देखो जरा, ये वही इन्होंने बताया हुआ है कन्वेंशनल करंट फ्लो। अगर आपने ऊपर देखा हो, मैंने आपको ऊपर भी ये तकरीर की थी, यहाँ पे कहीं बताया था मैंने आपको कि यहाँ पे कहीं पे देखो, ये जो आपके पास एन से पी पे जा रहा होता है, ये जो बना के दिखाया, ये इलेक्ट्रॉन्स थे। यहाँ मैंने कहीं बताया भी था आपको कि जो पी से एन की तरफ करंट फ्लो करता है वो होल्स की वजह से होता है, जो कि आपका कन्वेंशनल करंट होता है, कन्वेंशनल। ठीक है, जो कि होल्स का वाला करंट होता है। ठीक है। अब देखो यहाँ पे आ जाओ, ये उन्होंने वही चीज़ वहाँ लिखी हुई भी है। अच्छा, अब हमारे पास क्या है, अब वापस मैं आपको पहले कुछ कहानी समझाता हूँ, उस कहानी को आप गौर से सुनना, उस कहानी को आप गौर से सुनना, और फिर जो है ना वो आप आना उसके अंदर कि यहाँ पे मैं क्या बात कह रहा हूँ, और फिर आपको ये वाला कॉन्सेप्ट समझ में आएगा, ये एवलांच का कॉन्सेप्ट। मैंने आपको क्या कहा था, मैंने आपको कहा था कि डायोड जो है ना, दैट इज अ डिवाइस विच इज डिजाइन टू ऑपरेट इन वन डायरेक्शन ओनली। ऐसे ही जब आप डायोड को रिवर्स बाइस मोड में कनेक्ट करते हो तो होता क्या है, जरा ये समझो। डायोड को जब हम रिवर्स बाइस मोड में कनेक्ट करते हैं तो होता क्या है, कहीं डायोड की तस्वीर बनाई थी ना, कोई कॉपी कर लेते हैं, यहीं से कॉपी करते हैं। देखो, डायोड को मान लो, इसको ही मैं उठा लेता हूँ, यहाँ से कॉपी करता हूँ। ठीक है। अब देखो बच्चे, डायोड को जब आप रिवर्स बाइस मोड में कनेक्ट करते हो ना, तो मेरे भाई होता कुछ इस तरह से। देखो,
जब आपने डायोड को ऐसे कनेक्ट कर दिया रिवर्स बायस बोर्ड में, अब क्या हो रहा है, आपके पास ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ना, ये इलेक्ट्रॉन्स यहां से आ करके यहां जमा होते जा रहे हैं। देखो समझो, ये इलेक्ट्रॉन्स आपके क्या हो रहे हैं, जमा होते जा रहे हैं। ये इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहे हैं, जमा होते जा रहे हैं। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन जमा होते जा रहे हैं। ये इलेक्ट्रॉन आगे नहीं जा पा रहे। क्यों आगे नहीं जा पा रहे? क्योंकि डायोड रिवर्स डायरेक्शन में करंट को फ्लो कराने के लिए बनाया नहीं है। तो ये पोटेंशियल बैरियर इन्हें क्या करता है, लिमिट कर रहा होता है। लेकिन इस पोटेंशियल बैरियर की अपनी भी एक क्या लिमिट। अब देखो, आप क्या, अगर अगर मैं बैटरी का पोटेंशियल बढ़ाते जाऊं, देखो जितना मैं बैटरी का पोटेंशियल बढ़ाऊंगा उतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन आएंगे, उतनी ज्यादा यहां पर रिपल्जन है। पहले ऐसे समझ लो। ये अब देखो हो क्या रहा है, ये पोटेंशियल बैरियर रोक रहा है इन इलेक्ट्रॉन को आगे जाने से। सही हो गया। ये पोटेंशियल बैरियर क्या कर रहा है, रोक रहा है इन इलेक्ट्रॉन को आगे जाने से। ये जो इलेक्ट्रॉन है ये आगे जाना चाह रहा है, क्योंकि ज़ाहिर है इस सेट पे होल्स मौजूद है। लेकिन ये इन्हें रोक रहा है क्योंकि डायोड इज नॉट कंस्ट्रक्टेड टू लेट करंट फ्लो इन द रिवर्स डायरेक्शन। ये रोक रहा है। आप यहां पे क्या कर रहे हो, अप्लाइड पोटेंशियल को बढ़ाते जा रहे हो। अब अप्लाइड पोटेंशियल जब बढ़ाओगे तो ये जो इलेक्ट्रॉन है इसके पास एनर्जी ज्यादा आती जाएगी। क्यों? इसको पीछे से ज्यादा पुश मिलता जा रहा है, इसके पास एनर्जी ज्यादा आ रही है। एक वक्त आता है जब आपका ये जो बैरियर है ये टूट जाता है, बैरियर आपका ब्रेक हो जाता है, इसकी रेजिस्टेंस खत्म हो जाती है। उस केस के अंदर एक बहुत बड़ी अमाउंट का करंट जो है ना वो फ्लो करता है डायोड से रिवर्स डायरेक्शन में। इस फिनोमेना को हम कहते हैं एवलांच। इस फिनोमेना को क्या कहते हैं, एवलांच कहते हैं। एवलांच का जो टर्म ड्राइव हुआ है ना, ये एवलांच का जो टर्म है, आपने वो जो पहाड़ी इलाके शायद सुने हो वहां पे, ये वहां से निकला है एवलांच का टर्म। पहाड़ी इलाके में क्या होता है, जो बर्फ होती है ना, बर्फ के ऊपर बर्फ की लेयर्स होती हैं, स्नो लेयर्स पे लेयर्स आई हुई होती हैं। तो वहां पे जो माउंटेन क्लाइंबर्स होते हैं ना वो बहुत एहतियात से चलते हैं। ज्यादा जोर से आप बोल भी नहीं सकते, क्योंकि आपके बोलने पर भी अगर वो लेयर्स की आपस में जो क्रिस्टल्स हैं वो डिस्टर्ब हुए, उनकी कोई ज्योमेट्री डिस्टर्ब हुई, तो पूरी की पूरी लेयर स्लाइड करना शुरू करती है, ऊपर से नीचे आना शुरू करती है, और फिर वो रुकती नहीं है। तो यहाँ पे भी ऐसे ही होता है, जब एक बार ये पोटेंशियल बैरियर आपका ब्रेक हो जाता है यहाँ पे रिवर्स पोटेंशियल बढ़ाने की वजह से, तो ये आपके पास फिर आपका डायोड तो फारिग हो जाता है। आपका ये डायोड जो है फिर रिवर्स डायरेक्शन में बहुत बड़े मैग्नीट्यूड का करंट क्या करता है, फ्लो कराना शुरू कर देता है। तो ये वही बता रहा है कि भाई शुरू में ये डायोड के करंट को क्या कर रहा है, ब्लॉक कर रहा है, ब्लॉक कर रहा है, ब्लॉक कर रहा है, ब्लॉक कर रहा है। एक पॉइंट आया, इसको आप कहते हो रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज। वो पॉइंट जहां पे आपका पोटेंशियल बैरियर ब्रेक कर गया और डायोड जिस काम के लिए डिफाइन नहीं हुआ था वो काम वो करना शुरू कर गया, तो इसको आप कहते हो जीनर ब्रेकडाउन या एवलांच रीजन। इन दोनों में फर्क होता है, लेकिन वो जाहिर है आपके कोर्स की डोमेन नहीं है, वरना जीनर ब्रेकडाउन और एवलांच ब्रेकडाउन में बहुत बड़ा और वाजे फर्क होता है। ठीक है, तो आपने ध्यान में रखना, दिस इज द एवलांच कॉन्सेप्ट। इसके अंदर माजी में एक बार एवलांच का सवाल पूछा गया था। रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज के बाद जो आपके पास रीजन आता है या जो करंट फ्लो करता है वीआई कैरेक्टरिस्टिक में, उसको आप क्या कहते हो, एवलांच ब्रेकडाउन करंट कहते हो, और वो रिवर्स होता है। ठीक है, तो नॉर्मल डायोड आपका कोई भी जो होता है दैट इज नॉट डिजाइन टू ऑपरेट इन रिवर्स बायसिंग मोड। ठीक है, तो ये मेरा बेटा हमारे पास डायोड का हिसाब किताब था। यहां तक मुझे बता दो भैया, सब चीज सबको क्लियर है या नहीं क्लियर है, बोलो। सब चीज समझ आती है सबको? किताब पढ़ोगे, किताब में भी ये सारी चीज कमोबेश लिखी है, आपको मिल जाएगी। अब देखो मेरे भाई, अच्छा एक चीज और ध्यान में रखना कि देखो जितने आपको क्लास में पढ़ा दिया जाए ना, बस कोशिश करो कि उतनी चीज को ना आप अच्छे से कर लो। उससे ज्यादा के चक्कर में नहीं पढ़ो भाई। तुम्हारा मकसद यहाँ पे बैठकर जो है ना वो पीएचडी लेवल के कॉन्सेप्ट्स पढ़ना नहीं है या पीएचडी करना नहीं है। तुम्हारा मकसद महज इतना है कि यार ई कैट एमडी कैट के पेपर में जितनी फिजिक्स आए ना वो तुम्हें जो है ना वो आती हो, बस। इससे ज्यादा तुम्हारा इस वक्त कोई मकसद नहीं है कि तुम्हें फिजिक्स अच्छी भी लगती है, तुम फिजिक्स लवर भी हो, तो ये जो क्लास है ना ये उस मकसद के लिए है ही नहीं। ये ई कैट एम डी कैट की फिजिक्स सीधी करने के लिए बस। ठीक है, मुझे भी फिजिक्स से बहुत मोहब्बत है, लेकिन मैं इस क्लास के अंदर ना बच्चों के ऊपर वो फिजिक्स से मोहब्बत नहीं निकाल रहा होता बैठ के। इस क्लास में वही कर रहा होता हूँ जो इस क्लास का मकसद है। ठीक है, अब देखो हमने जहाँ तक बात पढ़ ली कि डायोड जो है ना वो एक डायरेक्शन में करंट को अलाउ करता है और एक डायरेक्शन में करंट को अलाउ नहीं करता, यानी कि डायोड एक्ट करता है एज ए वन वे स्विच। अब इसका अपने पास ना फायदा क्या होता है? तो इसका फायदा ये होता है मेरे भाई कि डायोड जो है ना वो काम करता है एज ए रेक्टिफायर। ठीक है, यानी कि डायोड को अपन लोग यूज करते हैं फॉर द रेक्टिफिकेशन पर्पस। ठीक है, नाउ व्हाट इज रेक्टिफिकेशन? रेक्टिफिकेशन इज कन्वर्जन ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट इनटू डायरेक्ट करंट। सर अब इसकी जो है ना वो कोई रियल लाइफ में दिखा दे कहाँ होता है भाई? आपके जितनी ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं, चाहे आपका मोबाइल है, टैबलेट है, उस जो आपका ये मोबाइल के चार्जर्स होते हैं, इन सब में रेक्टिफायर होता है। आपका मोबाइल डीसी सप्लाई पे चार्ज हो रहा होता है, ठीक है, वो ले रहा एसी होता है कि उसमें रेक्टिफायर लगा हुआ होता है सर्किट के अंदर। ठीक है, तो ये एसी को किस में कन्वर्ट करता है मेरे भाई? डीसी में कन्वर्ट करता है। सही।
अब ऑल्टरनेटिंग करंट और डायरेक्ट करंट की ना मिसाल ज़रा समझ लेना। ऑल्टरनेटिंग करंट और डायरेक्ट करंट जो है ना वो बहुत सारे लोगों का गलत है। मतलब कुछ तो लोगों ने मुझसे ऑल्टरनेटिंग करंट पढ़ लिया, कुछ लोगों ने जिन्होंने नहीं पढ़ा। ऑल्टरनेटिंग करंट की जो है ना अपने पास डेफिनेशन सीधी कर लेना, क्या ऑल्टरनेटिंग करंट होता है और क्या ऑल्टरनेटिंग करंट नहीं होता। सही है? देखो, ये डायरेक्ट करंट क्या होता है और क्या नहीं होता ये भी सुन लेना। ऑल्टरनेटिंग करंट को अमूमी तौर पे हम इस तरह से दिखाते हैं। सही है? अब इसकी जो है ना, वो दिखाने दिखाने में गायब ही हो गया। अब इसकी जो है ना मेरे भाई जो खास बात आपको नजर आ रही है ना, वो खास बात ये है, ये आपके पास करंट है और ये मेरे बेटे आपके पास टाइम है। ठीक है? कितने लोगों की ऑल्टरनेटिंग करंट की तैयारी है? अगर मैं पूछूं ये इस करंट की वेव फॉर्म की इक्वेशन लिख दो जो मैंने बताई थी ऑल्टरनेटिंग करंट के चैप्टर में, तो कितने लोग मुझे इक्वेशन बता सकते हैं अभी इस वक्त इसकी? 6 लोग बस। देखो इधर, खैर इक्वेशन मैं नहीं बता रहा, इक्वेशन यहाँ की ज़रूरत भी नहीं है। देखो, इसमें ख़ास बात क्या है कि यहाँ पे देखो करंट कुछ टाइम पॉजिटिव है, कुछ टाइम नेगेटिव है, फिर पॉजिटिव है, फिर नेगेटिव है। यानी कि आपके पास जो करंट यहाँ पे फ्लो कर रहा है ना मेरे भाई, वो करंट कैसा है आपके पास? वो करंट आपके पास है बाई डायरेक्शनल करंट। कैसा करंट है मेरे बच्चे? बाई डायरेक्शनल करंट है, बाई डायरेक्शनल करंट। ठीक है? नज़र आ रहा है आपको? ये है ऑल्टरनेटिंग करंट, जो कि दो डायरेक्शन में होता है। दो डायरेक्शन का मतलब ये होता है कि इलेक्ट्रॉन जो है ना वो पहले आधे साइकिल एक डायरेक्शन में जाता है। पहले आधे साइकिल क्या होता है भाई साहब? एक डायरेक्शन में जाता है। और इलेक्ट्रॉन जो है ना वो दूसरे आधे साइकिल एक डायरेक्शन में जाता है। यानी कि इलेक्ट्रॉन अपनी जगह पे टू एंड फ्रो मूव करता है। ये टू एंड फ्रो जो मोशन है ना, ये आपका इलेक्ट्रॉन कर रहा होता है। ये इसके अंदर होता है आपके पास ऑल्टरनेटिंग करंट के अंदर। ठीक है? अब आपके पास जो कह लो कि वो होता है बे यार, ये कहाँ से कॉपी हो गया अभी। देखो यार, आपके पास जो डायरेक्ट करंट होता है ना, आप डायरेक्ट करंट समझो जरा। ये यहाँ पे मैं आपको डायरेक्ट करंट बना के दिखा देता हूँ। देखो समझो, ये अब देखो बच्चे, जो आपके पास डायरेक्ट करंट होता है ना, इधर समझो, ये मैंने 3 वेव फॉर्म बनाई है ताकि आपको डायरेक्ट करंट जो है ना वो तीन उस पर समझाया जा सके। एक तो ये है कि डायरेक्ट करंट जो है ना, अच्छा यहाँ पे करंट आ रहा है और ये टाइम है, ये वही वाले मतलब सारी एक्सिस एक जैसे ही है। ठीक है? एक तो डायरेक्ट करंट को बनाने का तरीका ये है, ये जो आपने पढ़ा होगा। ठीक है? इस तरीके से आपने बनाते हो। एक तरीका तो ये है, इसको थोड़ा ऊपर कर देता हूँ, एक ये है। एक तरीका डायरेक्ट करंट को बनाने का ये है, इस तरह का, ये भी डायरेक्ट करंट है। ठीक है? ये भी डायरेक्ट करंट है। एक तरीका डायरेक्ट करंट को बनाने का ये है, ये भी डायरेक्ट करंट है। अब डायरेक्ट करंट की जो है ना आप पहचान समझिएगा कि डायरेक्ट करंट किसको कह रहे हो आप। डायरेक्ट करंट, देखो ये भी डायरेक्ट करंट है, इसको आप कहते हो आपका स्मूथ डायरेक्ट करंट है। ये भी डायरेक्ट करंट है, इसको आप कहते हो ये आपका रिपल्स वाला, या ये आपका जिसे कहना चाहिए वो क्या नाम था उसका, पल्सेटिंग रिपल्स वाला, या जिसे हम कहते हैं पल्सेटिंग डीसी है। पल्सेटिंग, इसमें पल्सेस हैं। ठीक है? डायरेक्ट करंट की पहचान ये होती है कि डायरेक्ट करंट जो होता है ना आपके पास, वो यूनी डायरेक्शनल होता है। यूनी डायरेक्शनल का मतलब ये है कि आपका जो इलेक्ट्रॉन है ना वो एक ही डायरेक्शन में जाएगा। तो आपके पास जब कभी भी करंट एक ही डायरेक्शन में फ्लो करेगा ना, तो इसको आप कहते हो कि वो आपके पास क्या है? वो आपके पास डीसी करंट है। ठीक है? अगर आप यहाँ देखोगे तो देखो, करंट सिर्फ पॉजिटिव 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 चल रहा है तो ये डीसी है। करंट सिर्फ नेगेटिव 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 चल रहा है, ये भी डीसी है भाई। तो ये डीसी है, ये डीसी की पहचान है। ठीक है? बस, बाकी जो है ना वो बहुत सारे बच्चों को लगता है कि डीसी सिर्फ ये वाला है। भाई ये ध्यान में रखना, ये स्मूथ डीसी है। और ये वाला कौन सा है? ये पल्सेटिंग डीसी है भाई। तो पल्सेटिंग डीसी को आप स्मूथ डीसी में कन्वर्ट कर सकते हो, और उसके लिए हम कैपेसिटर सर्किट यूज करते हैं, ध्यान में रख लेना। ये भी एक माजी का पूछा गया क्वेश्चन है। आप में से शायद किसी ने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की अगर बुक रीड करी हो आपने, तो पंजाब टेक्स्ट बोर्ड के अंदर ये बात मेंशन भी है कि पल्सेटिंग डीसी को जब हम स्मूथ डीसी में कन्वर्ट करते हैं तो उसके लिए हम कैपेसिटर्स यूज करते हैं। जो हमारी गाड़ी के अंदर जो ये विंड शील्ड्स होती है ना, ये जो वो जो वाइपर्स होते हैं, वो जो गाड़ी के विंड स्क्रीन के ऊपर कोई पानी वानी होता है उसको आगे पीछे करने के लिए यूज़ होते हैं, तो वो इसी फिनोमेना पे काम कर रहे होते हैं, कैपेसिटर की चार्जिंग डिस्चार्जिंग के ऊपर। ठीक है? तो वही पल्सेटिंग डीसी का स्मूथ डीसी का कन्वर्जन होता है। खैर, वहाँ पे नहीं होता है, वहाँ पे तो चार्जिंग डिस्चार्जिंग के ऊपर वो काम करते हैं। तो अब मेरा बेटा हमारे पास ये तो हो गया, मैंने आपको बता दिया कि ऑल्टरनेटिंग करंट क्या होता है, डायरेक्ट करंट क्या होता है। ठीक है? अब आगे देखो कि डायोड कैसे ऑल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करता है। ठीक है? यहाँ पे मैंने कहानी लिखी हुई है, ये कहानी आप बाद में पढ़ते रहना, पहले आप सिर्फ ये डायग्राम देखो। यहाँ पे ये डायग्राम के अंदर ना आपको नजर आ रहा है भैया कि ये आपके पास क्या है, एक अदद एसी इनपुट है। ठीक है? ऑल्टरनेटिंग करंट है। ये आपके पास ट्रांसफार्मर है। ट्रांसफार्मर का काम सिर्फ इतना है कि भाई एसी इनपुट का जब वोल्टेज ज्यादा होगा तो यहाँ पे ये वोल्टेज को कम करके दे देगा, बस इससे ज्यादा इसका कोई काम नहीं है। क्यों? भाई डायोड एक डेलिकेट डिवाइस है जो कि
खराब हो जाएगी अगर आपने डायरेक्ट इसको बड़े ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज के साथ कनेक्ट कर दिया तो। ठीक है, तो सर बड़े ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज के लिए डायोड नहीं होते, होते हैं, फिर वो पावर डायोड होते हैं, वो अगेन आपके कोर्स में नहीं है। ठीक है, तो इसलिए जो है ना, ये ट्रांसफार्मर का बच्चे रीजन पूछते हैं तो मैंने डायरेक्ट रीजन बता दिया कि ये सिर्फ इसलिए है कि भाई यहाँ पे अगर मान लो आपके पास 200 वोल्ट आ रहा है, तो ये मान लो अगर आपके पास ट्रांसफार्मर जो है वो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, नजर भी आ रहा है स्टेप डाउन है, यहाँ पे इसके नंबर ऑफ टर्न ज्यादा है, इसके नंबर ऑफ टर्न कम है, तो ये क्या करेगा, ये आपके पास उसके जो वोल्टेज है ना वो कम करके दे रहा होगा बस। आपका जो आज आजकल इस टॉपिक का लेक्चर है ना वो इस डब्बे के अंदर है, इससे पीछे नहीं है। इसका मकसद सिर्फ ये था कि एसी के वोल्टेज को कम करके आगे देना किसको, डायोड को, बस और कुछ नहीं है। ठीक है, डायरेक्ट एसी में अगर आपने यहाँ डायोड लगाना है तो वो ये ऑर्डिनरी डायोड नहीं लग सकता, उसके लिए पावर डायोड होता है। ठीक है, खैर अब देखो आगे, ये आगे आपके पास। अब मेरे बच्चे, ये जो आपके पास ऑल्टरनेटिंग सप्लाई है, ऑल्टरनेटिंग सप्लाई को अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ पे, तो ये भाई ऑल्टरनेटिंग सप्लाई का एक साइकिल होता है। एक साइकिल है। इस एक साइकिल का अगर मैं टाइम मेंशन करूं तो ये टाइम टी इक्वल 0 है, और ये क्या होगा, टाइम टी इक्वल कैपिटल टी। क्यों भाई, एक साइकिल को मुकम्मल करने का जो टाइम होता है उसे हम क्या कहते हैं, टाइम पीरियड कहते हैं। टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट 1 सेकेंड इज टर्म्ड एज टाइम पीरियड। और यहां तक कि अगर मैं बात करूं तो भाई ये देखो, ये क्या हो जाएगा, T/2 हो जाएगा। ऐसे ही है जी सर, ऐसे ही है। अब देखो यहाँ पे, अब बच्चे आपको नजर आ रहा है, जब 0 से T/2 तक की बात की जाएगी, देखो जब मैं बोलूंगा 0 से T/2, तो 0 से T/2 तक के अंदर देखो ये सप्लाई कैसी है, पॉजिटिव है। फिर अगर मैं बात करूंगा T/2 से T तक की, तो मेरी सप्लाई कैसी है, नेगेटिव है। यानी कि आपको अच्छे तरीके से ये बात नजर आ रही है कि आधे टाइम तक, पहले आधे, यानी कि उसको मैं ऐसे लिखूंगा, ड्यूरिंग द फर्स्ट हाफ साइकिल, ड्यूरिंग द फर्स्ट हाफ साइकिल, पहले आधे साइकिल के अंदर पॉजिटिव चल रहा है। दूसरे आधे साइकिल में क्या है, ड्यूरिंग द सेकेंड हाफ साइकिल या रिमेनिंग हाफ साइकिल, नेगेटिव हो गया उठ करके। यानी कि देखो, अगर मैं यहाँ पे इसको शो करूंगा तो ये इस तरह से बनता है, समझो इस बात को। अगर मैं देखो इसी डायग्राम को ना यहाँ से कॉपी कर लूँ, इसी डायग्राम को कॉपी कर लूँ और दो बार आपको शो कर दूँ, देखो इसी चीज को मैंने यहाँ से कॉपी किया उठा करके, और आपको ये चीज ना मैं दो बार शो कर रहा हूँ, देखो समझो यहाँ पे। अगर मैं यहाँ पे पहले हाफ साइकिल की बात करूँ, पहले ये देखो, इधर इधर ड्रॉ किया। अगर मैं देखो पहले हाफ साइकिल की बात करूं तो मेरे बच्चे पहले हाफ साइकिल के अंदर, और से देखना, ये वाली साइड पॉजिटिव होगी, ये वाली साइड नेगेटिव हो जाएगी। तो ये वाली साइड मेरी पॉजिटिव है, ये इधर ए वाली साइड मेरी पॉजिटिव हो गई, ये वाली, और ये वाली साइड कौन सी हो गई, नेगेटिव हो गई। अभी हम किसकी बात कर रहे हैं, अभी हम बात कर रहे हैं 0 से T/2 की, यानी कि फर्स्ट हाफ साइकिल की। सही हो गया, ये बात कर रहे हैं। अब अगर आप अपने डायोड को देखो ना मेरे बच्चे, अगर आप अपने डायोड को, हम सब पढ़ चुके हैं, मतलब कोई नई चीज नहीं पढ़ाने जा रहा, सब पढ़ा हुआ है आपने, बल्कि सवाल भी सॉल्व कर चुके हो। अब तो आप सिर्फ बता रहा हूँ डायोड ये काम कैसे कर रहा है, ये डायोड है, सही है। अब देखो ये डायोड की आपके पास ये पी साइड है, ये क्या है, एन साइड है। अब ये जो एन साइड है, ये देखो यहाँ किससे कनेक्टेड है, नेगेटिव से कनेक्टेड है। अभी हम पहले हाफ की बात कर रहे हैं, जहन में रख लेना। पी किससे कनेक्टेड है, देखो प्लस से कनेक्टेड है। तो डायोड क्या करेगा, फॉरवर्ड बायस करेगा। फॉरवर्ड बायस में ये क्या है, ऐसे शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। तो जो भी करंट है वो यहां से मस्त फ्लो करता हुआ ऐसे चला जाएगा उठ के। ठीक है, डायोड करंट क्या होगा, फ्लो करेगा आपके पास, टेंशन ही खत्म हो गई। मतलब आपको नजर आ गया ना कि भाई, आपको पता चल गया कि डायोड आपके पास क्या हो गया, फॉरवर्ड बायस हो गया। जब फॉरवर्ड बायस हो गया तो आपके पास पहले आधे साइकिल में करंट क्या हो रहा है भाई, फ्लो कर रहा है, हमें नजर आ गया। ठीक है, फॉरवर्ड बायस है और करंट आपके पास क्या करता है, फ्लो करता है। ठीक है, अब देखो अगले आधे साइकिल की बात करता हूं, इसी को मैं दोबारा ड्रॉ कर रहा हूं। डायग्राम के बगैर नहीं समझ में आएगा, ये डायग्राम को अच्छे से देखो, डायग्राम को देखो। अभी देखो, अब मैं बात कर रहा हूं, जहन में रख लेना, मैंने दोबारा, ये वही डायग्राम है सेम टू सेम, लेकिन अब बात हो रही है T/2 से टी तक की। अब क्या है, अब पोलैरिटीज शिफ्ट हो गई ना, रिवर्स हो गई। देखो 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 यहाँ पे, ये देखो, ये आपके सामने ऑल्टरनेटिंग सप्लाई बनाई थी ना, ये थी, देखो पहले आधे में यूं था, अब दूसरे आधे में देखो ऐसे उल्टा हो गया वो। अब जब उल्टा हो गया, पोलैरिटी शिफ्ट हो गई आपकी, तो ये वाली साइड नेगेटिव, ये वाली साइड प्लस, यही पोलैरिटीज आगे छप जाएंगी जाके, ये नेगेटिव ये प्लस। देख मेरे भाई, ये ट्रांसफॉर्मर जो बीच में लगा हुआ है, दिस ट्रांसफॉर्मर इज स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। इसका मकसद इससे ज्यादा कुछ नहीं है कि ऑल्टरनेटिंग के बड़े वोल्टेज को छोटे वोल्टेज में कन्वर्ट कर दे, ताकि आपके डायोड जो है ना वो उसकी औकात में आ जाए, बस और कुछ भी नहीं है। ठीक है, अब ये रिवर्स हो गया। अब देखो भाई, ये फिर से आपके पास कनेक्ट हुआ हुआ है, ऐसे ही है। अब देखो इसकी पी साइड लो पोटेंशियल पर है, और ये वाली साइड देखो कहाँ है, हाई पोटेंशियल पर है, सही है। अब जब आपने इसको ऐसे कनेक्ट कर दिया, तो मेरा बेटा, इसके बाद तुम्हें एक चीज भी बताता हूं, जब आपने इसको ऐसे कनेक्ट कर दिया, तो मेरे बच्चे इस केस के अंदर देखो, आपका डायोड क्या हो गया, रिवर्स बायस हो गया। डायोड आपके पास क्या हो गया, रिवर्स बायस हो गया। डायोड आपके पास रिवर्स बायस हो गया। जब आपका डायोड रिवर्स बायस कैसे हुआ, देखो ये वाली साइड आपकी नेगेटिव से पी साइड, और ये साइड आपके पास किससे हो गई, पॉजिटिव से हो गई, रिवर्स बायस हो गया।
अब जब ये रिवर्स बायस हो गया मेरे बच्चे, तो इस केस में करंट फ्लो नहीं करेगा। तो आपको क्या नजर आ रहा है कि देखो हुआ क्या, अगर मैं ऐसे ड्रॉ करूं, तो डायोड ने ये जो मैंने सॉलिड लाइन बनाई है, देखो, इसको डायोड ने क्या करा, अलाउ कर दिया, और इसको डायोड ने क्या कर दिया, ब्लॉक कर दिया। देखो ये बात समझ आई। यानी कि अगर मैं यहां पे एक वेव ट्रेन बनाऊं, एक ट्रेन बनाऊं, गौर से देखना, सुनना गौर से, आपको अभी समझ में आता जाएगा, सब समझ में आता जाएगा। ठीक है, देखो यहां पे ये जितने हिस्से को मैं डॉटेड कर रहा हूं ना, डायोड ने इतने हिस्से को क्या कर दिया, फारिग कर दिया, ब्लॉक कर दिया। ठीक है, इतने हिस्से को ब्लॉक कर दिया डायोड ने, ये डॉट ब्लॉक कर दिया। आपको जो आउटपुट मिल रहा है, इस दौरान पे आपको कोई आउटपुट नहीं मिलेगा, तो इस दौरान में आपको ऐसी लाइन मिल रही है, ये आउटपुट ऐसे मिल रहा है, ये ऐसे, ये आपके डायोड का आउटपुट है। यानी कि ये देखो, 0 से T/2 तक डायोड ने कंडक्ट किया, फिर T/2 से T तक ब्लॉक, फिर इसी तरीके से, फिर इसी तरीके से। अब अगर देखो मैं आपके सामने अगली डायग्राम रखूंगा ना, तो अब ये डायग्राम आपको समझ में आनी चाहिए अच्छे तरीके से, कि ये मेरा बेटा आपके पास जो है ना, वो डायोड की क्या है, आउटपुट है। एक मिनट दे जरा, मैं स्निपेट ले आऊं ताकि समझ में आ जाए। ठीक है, ये देखो इधर। ये देखो इधर। ड्यूरिंग द पॉजिटिव हाफ साइकिल ऑफ द इनपुट साइकिल, ठीक है, द पीएन जंक्शन फॉरवर्ड बाय द रेजिस्टेंस, द पीएन जंक्शन बिकम्स लो, वही शॉर्ट सर्किट एंड करंट फ्लोस। ये आउट, आप सिर्फ ये डायग्राम देखो, ये जो आपको मिल रहा है वोल्टेज अक्रॉस आरएल, वोल्टेज अक्रॉस आरएल का मतलब है ये इसके अक्रॉस मिल रहा है आपको, ये ठीक है, ये इसके अक्रॉस मिल रहा है आपको आउटपुट, ठीक है, ये इसके अक्रॉस मिल रहा है आउटपुट। अब देखो ये समझ में आ रहा है। देखो ये जो मैंने वो, ये वही है, ये जो इस डायरेक्शन में, ये जो मैंने कहा ना ब्लॉक कर रहा है, ये वो चीज़ है, ये वही ब्लॉक आपको नजर आ रहा है उठ करके, ये ब्लॉक कर दिया इसने, ठीक है। तो आपको जो आउटपुट मिल रहा है ना, वो इस केस में आउटपुट ऐसा है, ये आउटपुट ऐसा है, ये आउटपुट है, ठीक है, ये आउटपुट है इस केस के अंदर, ठीक है। बोलो भाई, कितने लोगों को हाफ वेव रेक्टिफायर समझ में आ गया? कोई मुश्किल, कोई बहुत मैंने खतरनाक चीज़ अगर पढ़ा दी हो तो मुझे बता देना। आसान आसान चीज़ें, कोई मुश्किल तो नहीं पढ़ा दिया अभी तक मैंने, या कोई बहुत मुश्किल चीज़ बता दी है बीच में? बोलो, समझ आता है? सिर्फ रिवर्स बायस में ब्लॉक करता है, फॉरवर्ड में नहीं करता, ठीक है। अब ऊपर से भी पढ़ लो, यही बात देखो यहाँ भी लिखी हुई है। A simple rectifier circuit called the half-wave rectifier circuit using only one diode is shown in the figure. The AC voltage to be rectified is connected to the primary coil of the step-down transformer. Secondary coil is connected to the diode through resistor RL, which across which the output is obtained. मतलब वो यहाँ पे आपको आउटपुट मिल रहा है RL के अक्रॉस, ठीक है। ये एंगुलर वेलोसिटी का क्या काम है इस ग्राफ में? इसके लिए मेरे बेटे आपको ऑल्टरनेटिंग करंट पढ़ना पड़ेगा। ये यहाँ पे ओमेगा टी जो आ रहा है ना, ये जो ओमेगा टी आ रहा है, आप इस ओमेगा टी को नहीं देखो, आप यहाँ पे टी लगा देना, मतलब ये आप यहाँ पे टी लिख सकते हो। ये यहाँ पे ऑडियंस में से बैठे हुए कितने लोग हैं जिनको ये याद आ रहा है कि मैंने ये पढ़ाया था, टाइम टी इक्वल जीरो का मतलब है ओमेगा टी इक्वल जीरो, फिर टाइम टी इक्वल्स T/2 का मतलब था, मैंने पढ़ाया था ओमेगा टी इक्वल्स पाए, ये सब ड्राइव कराया था मैंने आप लोगों को। तो फाइक बेटा, आप बैच 1 2 के हो, या तो आपको याद आ रहा होगा, या मेरे ख्याल है 3 को भी शायद पढ़ा चुका हूँ ये चीज़, पता नहीं, नहीं पढ़ाई मैंने, तो याद आ रहा होगा। अगर नहीं याद आ रहा, कोई मसला नहीं, ऑल्टरनेटिंग करंट में ये सब चीज़ याद आ जाएगी। बस सही, ये बैच 4 को तो नहीं पढ़ाया अब तक, ठीक है। तो बड़ा ये ऑल्टरनेटिंग करंट से मिल जाएगा आपको, कोई टेंशन नहीं है यार, ईआईबी का मकसद ही नहीं है, इस फालतू की चीज़ में क्यों फंस रहा है। सिर्फ ये देख, आउटपुट का ग्राफ समझ में आ रहा है, बस खत्म, इतनी चीज़ देख ले बस। ठीक है, क्लियर हो गया? अच्छा, अब देखो इसी के अंदर जो है ना मेरा बेटा, एक चीज़ जो है ना मैं आपको और गाइड कर देता हूँ। अच्छा, अब इसके अंदर जो है ना, वो एक चीज़ जरा समझो यहाँ पे। आपको क्या, आप मुझे हाथ रेस करके बताना जब पूछूंगा तो, क्या आपको देखो ये बात समझ में आ रही है कि ये जो आपका हाफ वेव रेक्टिफायर सर्किट है, ये 50% ऑफ द करंट को अलाउ कर रहा है और 50% को ब्लॉक कर रहा है। देखो, ये मैंने यहाँ पे आपको ये जो डॉटेड डॉटेड करके दिखाई, ये क्या था, ये वाला 50% अलाउ हुआ, और ये वाला 50% जो है ना, वो क्या हुआ, ब्लॉक हुआ। अब देखो, मैं आगे, आप लोग जाओगे इंशाल्लाह इंजीनियरिंग में, मेडिकल में, अल्लाह ताला आपको आपकी पसंद की फील्ड में लेके जाए। मैं ये बता रहा हूँ कि देखो बेसिक्स की ना कितनी अहमियत होती है। मैं एक इदारे में था, अब तो नहीं हूँ, छोड़ दिया, ज़माना हो गया।
वहाँ पे हमारा काम ये था कि हमें जो है ना वो इंडस्ट्री के अंदर जो है ना वो मीटर्स की चोरियां पकड़नी होती थी। मतलब ये सारी चीज़ें हमने प्रैक्टिकली करी हुई हैं, ये डायोड मायोड सारे काम किए हुए हैं, ठीक है। तो वहाँ हमारे पास ना इंडस्ट्रियल मीटर के थेफ्ट पकड़ने के केसेस हुआ करते थे। हाँ, अब हमारे पास ना एक मीटर था, उस मीटर के अंदर हमारे पास एक थेफ्ट का केस था। अब मीटर को हमने अच्छी तरह देख लिया, ऊपर से अंदर से बाहर से नीचे से आगे हर तरफ से देख लिया। वो मीटर भी बड़े वाले होते हैं, वो घर वाले मीटर नहीं होते, इंडस्ट्री के मीटर्स अलग होते हैं, ठीक है। हमने हर तरफ से देख लिया, हमें वो समझ में नहीं आता कि इसमें चोरी कहाँ से हो रही है। हमारे पास एक वो थी अपना, जो आपके पास करंट है ना, करंट एक बेसिक लॉ को फॉलो करता है जिसको आप कहते हो केसीएल, किरचॉफ का करंट लॉ। अब वहां पे केसीएल फॉलो हो नहीं रहा था, और मेरी फिजिक्स मुझे ये बता रही होती है कि भाई ये केसीएल मतलब दुनिया इधर उधर हो सकती है, ये केसीएल गलत नहीं हो सकता। फिर हमने जब उसकी तहकीकात की ना, तो पता चला कि वहां पे जो है ना वो इनपुट साइड के ऊपर उन्होंने डायोड लगाए हुए थे सीरीज के अंदर, पावर डायोड्स लगाए हुए थे। अब देखो वो चालाक कितना था, डायोड जब उसने लगाए हुए थे, उससे डायोड से हो क्या रहा था, अब आपको भी समझ में आ जाएगा चोरी किस तरह से हो रही थी। उस डायोड से क्या हो रहा था कि मान लो अगर आपके पास जो 4 एम्पेयर वो करंट यूज कर रहा है, मिसाल दे रहा हूँ, 4 एम्पेयर करंट यूज कर रहा है, तो डायोड से पास होके करंट आ रहा था मीटर पर। तो मीटर को करंट सिर्फ कितना मिलता था भाई, मिसाल के तौर पे, मतलब और भी टेक्निकलिटी थी लेकिन बिल्कुल बेसिक बता रहा हूँ, 2 एम्पेयर जो है ना मीटर को मिला करता था। तो अब हो रहा क्या है कि मीटर जो है ना वो क्या है, 50% हो गया उठ करके स्लो। जब आप एनर्जी कैलकुलेट करते हो तो एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, वीआईटी होता है। अब इसमें जब आपका मीटर 50%, मतलब करंट आपका 50% पे चला गया, तो आपकी जो एनर्जी कंजम्पशन है वो ऑटोमेटिकली कहाँ आ गई, 50% पे आ गई। यानी कि आप 4 एम्पेयर यूज कर रहे हो, और जो मीटर रिकॉर्ड कर रहा है वो सिर्फ 2 एम्पेयर का कर रहा है रिकॉर्ड। तो खैर उसको फिर पकड़ लिया था। तो उसके बाद फिर बहुत बड़ा बिल भी बनाया था, ठीक है। तो बताने का मकसद ये सिर्फ ये था कि आप जब भी अपनी कोई चीज़ पढ़ो ना, तो कोशिश करो कि आप उसमें रट्टा मारने के बजाय ना बेसिक्स के ऊपर स्टिक करो। आपकी बेसिक्स जितनी स्ट्रांग होगी ना, आपको फील्ड में हिलाना उतना मुश्किल होगा। मैं हर दफ़ा यही कहता हूँ, वो बच्चे शॉर्टकट्स के पीछे भागते रहते हैं, शॉर्टकट्स के पीछे नहीं भागो भाई। कोशिश करो थोड़ा सा पढ़ो, लेकिन क्वालिटी को प्रेफर करा करो हमेशा क्वांटिटी के ऊपर। क्वालिटी आपको बहुत आगे लेके जाएगी। आप अक्सर सुनते होगे ना, इंजीनियर्स मार्केट से बाहर निकलते हैं और जॉब नहीं होती है। ऐसा नहीं होता बेटा। मसला ये है कि इंजीनियर्स ही बाहर नहीं निकल रहे होते, गधे बाहर निकल रहे होते हैं, ठीक है। अब जब गधे बाहर निकलते हैं ना, तो उन बेचारों के लिए जॉब नहीं होती है। तो सर अब गधे से इंजीनियर कैसे बने, वो उसका मकसद ये होता है, जब आपको यूनिवर्सिटी में पढ़ने का टाइम देता है और आपके घर वाले यूनिवर्सिटी में आपको पढ़ाने के लिए पैसा देते हैं ना, तो उसको पढ़ने में ही खर्च करो आप, ठीक है। वहां पे जाके उल्टे सीधे कामों में लगने से वक्त पैसा सब बर्बाद होता है। फिर बाहर निकल के आप सिर्फ यही बोलने के काबिल रह जाते हो कि इंजीनियरिंग करने के बाद जॉब नहीं मिलती है। मैं अभी भी जब जॉब छोड़ के आया था, तो उस वक्त मेरी लेट से अगर एक्स सैलरी थी, तो मेरे पास 3x की ऑफर थी अल्हम्दुलिल्लाह। मतलब मैं, हालांकि इतना निकम्मा स्टूडेंट रहा मैं इंजीनियरिंग के अंदर, क्योंकि मैं पढ़ाने में था, मैं इतना नहीं पढ़ता था, लेकिन बस बेसिक पढ़ लिया करता था कि भाई इतना पता चल जाए, रट्टा कभी मारा नहीं था तो इतना पता चल जाता था कि हाँ यार ये ठीक है। तो इस पूरी कहानी से ना लेसन लर्न क्या है, कोशिश करो फिजिक्स के अंदर भी जब आपको चीज़ पढ़ाई जा रही होती है ना, तो आप तसल्ली के साथ कॉन्सेप्ट्स के ऊपर जाया करो। जो टीपीपी भी आपको मिलती है भाई, वो देखो सबसे आसान मेरे लिए क्या है कि किसी भी जो मतलब 5 ईयर के क्वेश्चंस है ना, बोर्ड लेवल के, वो आपको दे दूं, आप भी खुश मैं भी खुश। मतलब बच्चा कभी जिंदगी में पलट के सवाल ही नहीं पूछेगा। लेकिन दुश्वारी कब आएगी, प्रॉब्लम कब आएगी, प्रॉब्लम तब आएगी जब आप पेपर में जाके बैठोगे ना और वो क्वेश्चन पहली दफा जाके देखोगे, तब आपको मसला आएगा। अभी मेरे पास लिटरली जब नेट 2 देकर बच्चे आए, मेरे पास वॉइस नोट्स मौजूद हैं, बल्कि शायद आप में से भी कोई यहाँ मौजूद होगा। वॉइस नोट्स मौजूद हैं कि भाई हमने क्लास 11 में वो क्वेश्चन देखे हैं नेट के पेपर में जो मतलब हमने कभी सोचा भी नहीं था कि ये भी फिजिक्स का पार्ट हो सकते हैं। तो वो देखो, आपके सोच से ना पेपर नहीं बनता, पेपर डिफाइंड सिलेबस से बनता है। अगर आपने डिफाइंड सिलेबस कवर किया हुआ है तो सही है, नहीं कवर किया हुआ तो फिर हमेशा आपके वहमो गुमान और सोच से एक स्टेप आगे कहीं पेपर आ रहा होगा। तो इसलिए कोशिश किया करो टीपीपी सॉल्व करो, और टीपीपी सॉल्व करते हुए दुश्वारी आ रही है तो दिस इज गुड, आपके कॉन्सेप्ट को बढ़ने का कोई मौका मिल रहा है, ठीक है। अब ये हो गया हमारे पास हाफ वेव रेक्टिफायर जो हमने पढ़ लिया। अब इसी के अंदर मैं यही डायग्राम दोबारा कॉपी करता हूं और आपसे एक सवाल पूछता हूं, आपने मुझे जवाब देना है। अगर देखो मेरे भाई, मैं इसी चीज को क्या करता हूं, गौर से सुनना और बताना मुझे। इसी चीज को अगर मैं क्या करता हूं, इसी चीज को अगर मैं पलट करके कनेक्ट कर देता हूं, किसको, अब सोचो अगर मैं यही डायोड जो है ना ऐसे कनेक्ट कर देता, इसी डायोड को मैं ऐसे कनेक्ट करता, सोचो जरा। ये रहा। अगर मैं इसी डायोड को ऐसे कनेक्ट कर देता इस जगह पे, इस केस में क्या होता, कोई बताना चाहेगा मुझे। ये भी एक सवाल माजी में पूछा गया और बच्चे इसमें बोंगी मारते हैं, फिर बोलो
इस केस में क्या होगा आपके ख्याल से? डायोड कंडक्ट करेगा या नहीं करेगा? सवाल ये है, डायोड कंडक्ट करेगा या नहीं करेगा? भाई लिख के बता दो, वॉइस ओपन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है? वॉइस ओपन करने वाला मजाक नहीं होता क्लास के अंदर। वेरी गुड। फर्स्ट हाफ में कंडक्ट नहीं करेगा, सेकेंड हाफ में कंडक्ट करेगा। एक्सीलेंट एक्सीलेंट एक्सीलेंट। देखो, जितने लोगों को नहीं समझ में आया सुन लो यहाँ। जब आप पहले हाफ की बात करोगे, अब मैं एक में ही करके दिखा दूंगा आपको। देखो, पहले हाफ में ये वाली साइड पॉजिटिव होगी, ये वाली साइड नेगेटिव हो जाएगी। जी सर ऐसे ही है। अब देखो, जब ये वाला डायोड लगा होगा तो ये इसकी एन साइड है, ये पी साइड है। अब देखो, एन यहाँ प्लस से आ गया और पी यहाँ पे नेगेटिव से आ गया। तो पहले हाफ में आपका डायोड क्या होगा? ब्लॉक हो जाए, ब्लॉक करेगा, मतलब अलाउ नहीं करेगा। दूसरे हाफ में क्या होगा? ये वाली जो आपकी साइड है, ये साइड आपकी नेगेटिव, ये साइड आपकी पॉजिटिव। अब इस केस के अंदर क्या हुआ? इस केस के अंदर मेरे बच्चे आपके पास सॉरी, ये डायोड है ना, ये तो अभी लगा हुआ नहीं है, ये लेवल लगा हुआ है, ठीक है? इस केस के अंदर क्या होगा? ये वाली साइड आपकी जो कि एन साइड थी, ये नेगेटिव से कनेक्ट हुई हुई है, और ये आपकी पी साइड थी, ये इधर कनेक्ट हुई हुई है पी से। डायोड आपके पास क्या करेगा? करंट को फ्लो कर रहा होगा। तो इसका मतलब आपने क्या सीखा? इसका मतलब आपने ये सीखा कि जब कभी भी आप एक सिंगल डायोड को कनेक्ट करोगे सर्किट में, तो डायोड विल कंडक्ट either for the positive half cycle or for the negative half cycle, depending on the polarity of the diode कि आपने डायोड को किस तरह कनेक्ट किया है। तो अगर आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछा जाए कि भाई हमने एक डायोड को कनेक्ट किया सर्किट में, बताओ ये पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए कंडक्ट करेगा या नेगेटिव के लिए कंडक्ट करेगा, तो आपका आंसर शुड बी कि डायोड कैन कंडक्ट फॉर बोथ द साइकिल्स। मतलब एट अ टाइम, जाहिर है एक करेगा तो या तो प्लस के लिए कर सकता है या माइनस के लिए, डिपेंड करता है आपने डायोड को कैसे लगाया हुआ है, किस पोलैरिटी में लगाया हुआ है, किस शक्ल में लगाया हुआ है, ठीक है? बोलो ये सवाल समझ में आ गया? ये भी आपको माजी के जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपको ये वाला क्वेश्चन मिल जाएगा। मतलब एक हाफ में कंडक्ट करेगा, एक हाफ में कंडक्ट नहीं करेगा। अब वो डिपेंड करता है किस हाफ में करेगा, वो उस पर डिपेंड करता है कि आपने उसकी पोलैरिटी कैसे कनेक्ट करी हुई है, ठीक है? बोलो, क्लियर हो गया? आसान चीजें थी, मुश्किल तो कुछ नहीं थी, ठीक है? अब आ जाओ इसी के अंदर मेरा बेटा। अच्छा, इसी के अंदर ना आपके पास एक चीज और है। ये वाला सवाल जो अब बता रहा हूं, ये वाला सवाल नेट वेट में या एनईडी में या प्यास व्यास में नहीं पूछा गया। ये सवाल जो 2021 में कोरोना के बिल्कुल बाद में, कोरोना के वक्त तो शायद तुम लोग बहुत छोटे से बच्चे हो गए यार। कौन सी क्लास में थे जब कोरोना आया था? पांचवी छठी में तो नहीं थे जब कोरोना आया था? 7 8 में थे? अबे, ये तो बहुत छोटे हो यार तुम लोग तो, ठीक है? जिस साल कोरोना आया उससे एक साल पहले मैं एनईडी से पास हुआ था। 2019 में पास हुआ था एनईडी से। 8 में थे, सही है। अब देखो इधर, उससे उससे अगले साल हुआ था नेशनल एमडी कैट। तो नेशनल एमडी कैट के जब आप पास पेपर देखोगे ना, जो एमडी कैट वालों से मुखातिब कर रहा हूँ ये, उसके पास पेपर में आपको ये वाला सवाल भर भर के मिलेगा। रिपल फ्रीक्वेंसी के क्वेश्चन बहुत पूछे गए थे। रिपल फ्रीक्वेंसी इन डीसी सर्किट्स, ये सवाल डायोड के अंदर से आए थे भर भर के। अब देखो, रिपल फ्रीक्वेंसी क्या है कि भैया एक साइकिल में कितने रिपल्स आ रहे हैं, ठीक है? फ्रीक्वेंसी क्या होती है? नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकंड। तो ऐसे समझ लो, रिपल फ्रीक्वेंसी क्या है? पर सेकंड में कितने रिपल्स आ रहे हैं, ठीक है? ठीक है, देखो यहां पे जरा, अगर आप यहां पे देखोगे तो आपको नजर आ रहा है ये आपके पास एक साइकिल है, सही है? एक साइकिल के अगेंस्ट में एक रिपल जनरेट हुआ, सही है? फिर देखो, ये मेरा ऑल्टरनेटिंग करंट का एक साइकिल है। जी सर एक साइकिल है। ये देखो, एक साइकिल के अगेंस्ट में एक रिपल जनरेट हुआ। फिर अगला देखो, ये फिर मेरा एक साइकिल है, फिर एक रिपल जनरेट हुआ। यानी कि यानी कि समझना, जब मैंने दो साइकिल्स गुजारे तो मेरे रिपल्स भी कितने जनरेट हुए? दो। सुनो फिर सुनो, अगर मैं 3 साइकिल गुजारूंगा तो रिपल्स भी कितने जनरेट होंगे? तीन। भाई 3 साइकिल गुजारूंगा तो पहले का एक हाफ यानी कि एक रिपल, दूसरे का एक हाफ यानी कि फिर एक रिपल, तीसरे का एक हाफ यानी कि फिर से एक रिपल। तो 3 साइकिल मतलब 3 रिपल, 4 साइकिल मतलब 4 रिपल। तो गोया के मैं कहूंगा रिपल फ्रीक्वेंसी वही होगी जो मेरी सोर्स की फ्रीक्वेंसी है। और से सुन लेना, वही होगी जो मेरी क्या है? सोर्स की फ्रीक्वेंसी है। जो मेरी सोर्स की फ्रीक्वेंसी है, अगर सोर्स की फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है यानी कि 50 साइकिल्स पर सेकेंड है, तो मेरे पास आउटपुट में 50 रिपल्स पर सेकेंड आ रही होंगी। समझना भाई, हमारे घर में जो ऑल्टरनेटिंग सप्लाई आती है उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है? 50 हर्ट्ज होती है। 50 हर्ट्ज का मतलब क्या है? कहते तो हैं 50 हर्ट्ज मतलब क्या है? मतलब है 50 साइकिल पर सेकेंड। एक सेकेंड में 50 साइकिल्स।
तो रिपल्स कितनी होगी भाई, सिंपल है, अगर अभी तक का कॉन्सेप्ट समझा है भाई। एक साइकिल मतलब एक रिपल, 2 साइकिल मतलब 2 रिपल, तो 1 सेकंड में 50 साइकिल मतलब 1 सेकंड में 50 रिपल। तो फ्रीक्वेंसी क्या हो गई, रिपल फ्रीक्वेंसी क्या हो गई आउटपुट की, रिपल फ्रीक्वेंसी डीसी की होती है भाई, पल्सेटिंग डीसी की होती है, ध्यान में रख लेना, ठीक है। तो इसकी क्या हो गई भाई, 50 रिपल पर सेकेंड, 50 रिपल पर सेकेंड, यानी कि वही होगी जो कि सोर्स की फ्रीक्वेंसी है हाफ वेव रेक्टिफायर में। बोलो, क्लियर हो गया, क्लियर हो गया, ठीक है। अब मेरा बेटा हमारे पास इसके बाद आता है हमारा फुल वेव रेक्टिफायर, ठीक है। द रिपल फ्रीक्वेंसी फॉर हाफ वेव रेक्टिफायर इज सेम एज दैट ऑफ एसी, मैंने आपको बता दी ये बात, ये हमारा माजी का क्वेश्चन भी था एक, ठीक है। अब आता है मेरे बच्चे हमारे पास फुल वेव रेक्टिफायर, ठीक है। आ जाओ। अब फुल वेव रेक्टिफायर ना अपने पास दो तरह के हैं। एक हमारे पास है सीधा सीधा फुल वेव रेक्टिफायर, और एक हमारे पास है ब्रिज रेक्टिफायर। दोनों से ही क्वेश्चन आते हैं, तो मैं दोनों ही आपको बता दूंगा, ठीक है। मैं लिख भी देता हूं। नहीं बेटे 25 नहीं होंगी, ठीक है। फुल वेव में रिपल फ्रीक्वेंसी डबल होती है, बिल्कुल डबल होती है यार, जबरदस्त हो गया, ठीक है। ठीक है मेरा बेटा, रेक्टिफिकेशन के बाद क्लास ऑफ होगी, ठीक है। ठीक है, चलो। अब देखो हमारे पास सेंटर टेप ट्रांसफॉर्मर कौन सा होता है, पहले ये समझ लो, क्योंकि यहां पे इस्तेमाल है इसका। सेंटर टेप ट्रांसफॉर्मर वो होता है, ये देखो सेंटर टेपिंग ट्रांसफॉर्मर, ठीक है। देखो तेरा फुल वेव रेक्टिफायर पढ़ने, फुल वेव रेक्टिफायर क्या करेगा, ये पूरी की पूरी जो वेव है ना उसको एसी को डीसी में कन्वर्ट कर रहा होगा उठा के, ठीक है। ये वही मेरा बेटा आपके पास ट्रांसफॉर्मर है, यहाँ पे आपके पास एसी सप्लाई कनेक्ट हुई हुई होगी, वो स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर है, नजर आ रहा है आपको। सेंटर टेप क्या होता है, जिसमें आपने सेंटर से, ये आपके ट्रांसफॉर्मर का सेंटर है, इस सेंटर से आपने एक वायर लेके इसे ग्राउंड किया हुआ होता है, सेंटर से मतलब ये वाइंडिंग है, इसके वाइंडिंग के सेंटर से आपने इसे क्या किया हुआ है, ग्राउंड किया हुआ है। ग्राउंड का मतलब होता है 0 वोल्ट देना, ग्राउंड का मतलब क्या है, 0 वोल्ट करना। ये जो सिंबल है ये किसका है, ग्राउंडिंग का सिंबल है, और ग्राउंड का मतलब क्या होता है, 0 वोल्ट प्रोवाइड करना, ठीक है। अभी कैसे करता है, क्या करता है काम, अभी सब बताएंगे। पहले आप कंस्ट्रक्शन देख लो, ये एक डायोड D1, एक डायोड D2, यहाँ पे आपने एक तार निकाला, यहाँ पे आपने एक लोड रजिस्टर कनेक्ट किया, और यहाँ पे आपने सेंटर टिपिंग की तार से इसको जोड़ दिया, ठीक है। आपके लिए डायग्राम इतनी जरूरी नहीं जितनी जरूरी इसकी कार्रवाई है जो मैं आपको समझाने लगा हूँ, ठीक है, जो हम काम पढ़ेंगे। वही हमारे पास ये आ गया, हमारे पास हमारा वेव फॉर्म, ठीक है। वही वेव फॉर्म जो भी पहले भी पढ़ा था, ये 0 है, ये टी तक आ गया, फिर ये आपके पास T/2 है आपका इस पॉइंट के ऊपर, ठीक है। ये आपका 0 है, ये आपके पास टी है, ठीक है, ये आ गया। अब देखो आपको नजर आ रहा है पहले हाफ साइकिल के अंदर ये कैसे हैं पॉजिटिव, दूसरे हाफ साइकिल में ये कैसे नजर आ रहे हैं आपको, नेगेटिव नजर आ रहे हैं, ठीक है। क्लियर हो गया। ग्राउंडिंग और अर्थ वायर में क्या फर्क है मेरा बेटा, ये क्लास उसके लिए नहीं है। आप कितने भी सवाल पूछ लो, ऐसे कोई भी क्वेश्चन होगा जो मेरे ई कैट एमडी कैट के डोमेन से बाहर का होगा, मैं नहीं बताऊंगा आपको यार, ठीक है, क्योंकि वो है नहीं हमारे क्लास का। अब अगर मैं इसी चीज को देखूं, अब मैं एक ही डायग्राम पे आपको बता रहा हूं, गौर से देखना। जब मैं 0 से T/2 तक की बात करता हूं, तो हमारे पास ये जो फर्स्ट हाफ साइकिल है, इस फर्स्ट हाफ साइकिल में आपको नजर आ रहा है कि पोलैरिटी एक है, और सेकंड हाफ साइकिल में आपकी जो पोलैरिटी है ना मेरे भाई, वो क्या है आपके पास, एक अलग है, ठीक है। आपको नजर आ रहा है कि पोलैरिटी हमारे पास दो अलग अलग चलती हुई आ रही है यहाँ पे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अगर मैं यहाँ ड्रॉ करूं, तो ये साइड मेरी पॉजिटिव है और ये साइड मेरी क्या है, नेगेटिव है, ठीक है सर, समझ में आ गई बात की हमें, ठीक है। अब गौर से देखो सर, अभी मैं पहले हाफ साइकिल की बात कर रहा हूं, इसी को मिटा के मैं दूसरे हाफ साइकिल के लिए कर दूंगा, समझो। अगर आप डायोड D1 को देखो, गौर से देखो, आपने सब पढ़ा हुआ है, हमने सब पढ़ा हुआ है, सवाल भी सॉल्व किए हुए हैं। डायोड D1 को देखो, इसकी पी साइड कहां से कनेक्ट है, प्लस से कनेक्ट है भाई, ये वाली साइड अभी क्या है, प्लस है, तो ये प्लस से कनेक्ट है, ठीक है। लिख देता हूं यहां पे, जो आपकी डायोड की D1 साइड है, ये अभी प्लस से कनेक्टेड है, सही है, प्लस से कनेक्टेड है, सही सही हो गया। अब ये जो आपकी D1 की नेगेटिव साइड है, ये देखो ये कहाँ है, ये यहाँ पे कनेक्टेड है, इधर कनेक्टेड है, इधर इस जगह पे। ये क्या है, ये देखो, ये इधर से आते हुए ये इधर आ रहा है, देखो इस जगह पे, ये देखो। फिर देख लो, ये डायोड D1 ये इधर से इधर इधर कनेक्टेड हुए हुए, इधर इधर से ये इधर इधर आ रहा है, इधर आ रहा है, देखो। आपकी जो डायोड D1 है ना, अगर आप डायोड D1 को देखोगे, यहाँ ड्रॉ कर रहा हूं मैं, डायोड D1 को अगर आप देखोगे, तो डायोड D1 के अंदर ये वाली साइड प्लस पर है, फर्स्ट हाफ साइकिल में, ये वाली साइड कहाँ है, 0 के ऊपर है, ठीक हो गया, ऐसे कनेक्टर है। अब देखो अगर मैं आपके सामने बोलूं एक है 5 वोल्ट और एक है 0 वोल्ट, इनमें आप बताओ हाई कौन होगा और लो कौन होगा। तो
आप बोलोगे मेरे भाई ये साइड आपकी हाई है और ये साइड आपकी क्या है, लो पोटेंशियल है। ऐसे ही होगा। तो नजर आ रहा है आपको जो आपका डायोड D1 है उसमें ये साइड पी साइड हाई पे है, एन साइड कहाँ है, लो पोटेंशियल पे है। तो डायोड D1 आपका कैसा हो गया, फॉरवर्ड बायस हो गया उठ के। डायोड D1 क्या हो गया, फॉरवर्ड बायस हो गया। ठीक है। अब डायोड D2 की बात कर लेते हैं। जब आप डायोड D2 को देखते हो, देखो डायोड D2 भी ऐसे कनेक्टेड है, ये डायोड D2 कनेक्ट हुआ है, ये डायोड आपका कौन सा है, D2 कनेक्टेड है। ठीक है। अब देखो डायोड D2 को देखो जरा। D2 के अंदर ये वाली साइड आपकी जो है, ये वाली साइड आपकी जो है इस साइड को आप देखोगे तो ये नेगेटिव से कनेक्ट हुई हुई है, देखो नजर आ रहा है। ये वाली साइड आपकी देखो फिर यहाँ पे जीरो से कनेक्ट हुई हुई है, ये देखो ये यहाँ इस पॉइंट पे कनेक्शन है ना इनका। यहाँ पे देखो किससे कनेक्ट हुई है, जीरो से, यहाँ लिख देता हूँ यहाँ पे। ये आपकी जीरो की साइड है और ये आपकी नेगेटिव साइड है। अब अगर यहाँ पे आपके पास हो मिसाल के तौर पे -5 वोल्ट और 0 वोल्ट, इनमें हाई कौन होगा भाई, ये साइड आपकी हाई हो जाएगी, ये साइड आपकी लो हो जाएगी। तो ये देखो आपकी हाई साइड है, ये आपकी लो साइड है। अब डायोड D2 के अंदर आपका जो पी है, पी साइड है वो लो पोटेंशियल पर है, और आपका जो एन साइड है वो कहां पे है, अल्टीमेटली वो आपके पास कहां पे आ रहा है मेरे बच्चे, वो उधर आ रहा है आपके पास। ठीक है, नजर आ रही है आपको। ये जो आपकी पी साइड है, ये पी साइड है, ये लो पे है, और एन साइड कहां आ गई आपके पास, हाई पे आ गई। तो डायोड D2 आपका क्या है, रिवर्स बायस है। यानी कि पहले आधे साइकिल में डायोड D1 आपका फॉरवर्ड बायस है, और डायोड D2 आपके पास क्या है मेरे बच्चे, रिवर्स बायस है। हमें यहां तक नजर आ रहा है, सही हो गया। तो करंट क्या होगा आपके पास, फ्लो करेगा। करंट आपके पास मस्त ऐसे आएगा, यहां से मूव करता हुआ इधर से होता हुआ करंट आपके पास यहां से इधर आ जाएगा। तो करंट आपके पास फ्लो कर रहा है, डायोड D2 फ्लो नहीं कर रहा। अब इसी के अंदर अगर हम नेगेटिव हाफ साइकिल की बात करें, देखो इसको मैंने मिटा दिया। नेगेटिव हाफ साइकिल की बात कर रहा हूं, यहां लिख रहा हूं T/2 से T तक की बात कर रहा हूं। जब मैं नेगेटिव हाफ की बात करूंगा मेरे बच्चे, तो गौर से देखना क्या हो रहा है। नेगेटिव हाफ साइकिल में ये वाली साइड नेगेटिव हो जाएगी, और ये सेकेंड हाफ साइकिल में एक नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा उठ के। ठीक है। अब इस केस के अंदर आप देखोगे कि आपके पास D1 ब्लॉक कर रहा है और D2 कंडक्ट कर रहा है। देखो ये मेरा बेटा आपके पास ये चीज आपके पास D1 है, ये चीज आपके पास D2 है। समझो यहां पे जरा, D1 जो है इसकी पीछे वाली साइड देखो ये नेगेटिव है, और आगे वाली साइड देखो ये कहां पे कनेक्टेड है, जीरो पे कनेक्टेड है। ठीक है। तो D1 की जो पीछे वाली साइड है वो नेगेटिव है, आगे जीरो पे आ गई। तो ये आपके पास हो गई हाई पोटेंशियल साइड, ये आपके पास क्या हो गई, लो पोटेंशियल। तो D1 का जो एन साइड है वो नेगेटिव पर है, और D1 का जो पी साइड है, सॉरी, वो नेगेटिव पर है, लो पोटेंशियल पर है। और जो एन साइड है वो कहां पे आपके पास, हाई पोटेंशियल के ऊपर है। तो डायोड D1 आपके पास यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, रिवर्स बायस हो जाएगा, क्योंकि इसमें बायसिंग की कनेक्शन क्या हो गई है, उलट हो गई है। अगर आप D2 की बात करते हो, D2 को देखो यहाँ पे, D2 की जो पी साइड है वो देखो प्लस से कनेक्टेड है, और ये जो एन साइड है ये जीरो से कनेक्टेड है, यहां से देखो नजर आ रहा है आप तो डायोड D2 की ये पी साइड कहाँ पे है, ये प्लस से कनेक्टेड है, एन साइड कहाँ पे है, जीरो पे। तो ये आपके पास लो पोटेंशियल है प्लस के मुकाबले में, और प्लस आपके पास क्या हाई पोटेंशियल है। इस केस में आपका जो डायोड D2 है ये क्या है, फॉरवर्ड बायस है। अब इस केस में आपका करंट कौन फ्लो करा रहा है, आपका करंट आपका डायोड D2 फ्लो करा रहा है। ये यहां से करंट फ्लो नहीं करेगा, करंट यहां से फ्लो करेगा, यहां से करंट जाएगा ऐसे, ऐसे मूव करता हुआ यहाँ पे आपका करंट आ रहा होगा। तो ये मेरा बेटा आपके पास डायोड D2 का कनेक्शन था। अब इसी के अंदर अगर हम इसके आउटपुट वोल्टेज की वेव फॉर्म देखें, इसके आउटपुट वोल्टेज की वेव फॉर्म देखें, तो देखो यही चीज इन्होंने यहाँ पे जो है ना वो शो भी कराई हुई है। अब इसके आउटपुट वोल्टेज की जो वेव फॉर्म है ना मेरे बच्चे, वो देखो ये, एक मिनट कॉपी करके लिया हूं मैं जरा, ये इंटरनेट से उठाई है। अब ये देखो, ये मेरा बेटा आपके पास आउटपुट की वेव फॉर्म है, देखो नजर आ रहा है आपको। देखो यही चीज मैंने ऊपर लिखी हुई भी है आपके पास, देखो। आप ये π/2 को छोड़ दो, आप इसको समझो ये आपके पास क्या है, दिस इज योर टाइम t = 0, दिस इज योर टाइम t/2, दिस वन इज टाइम t। आप सिर्फ इसको देखो, जीरो से d/2 में कौन, t/2 में कौन कंडक्ट कर रहा था, हमारा हमने भी पढ़ा था D1 कंडक्ट कर रहा था। तो देखो ये आपके पास D1 की वजह से आ गया, फिर ये D2 की वजह से, फिर ये D1 की वजह से, फिर ये D2 की वजह से। अब देखो अगर मैं आपसे फॉरवर्ड बायस के केस में रिपल फ्रीक्वेंसी पूछूं, आप मुझे खुद ही बता दोगे अगर आपने अभी तक समझा है तो। देखो आपके पास ये जीरो से टी तक में साइकिल्स कितने हैं, जीरो से टी तक में साइकिल्स कितने हैं भाई, जीरो से टी तक में साइकिल्स तो एक ही है, एक साइकिल है ना जीरो से टी तक में, ये पूरा एक साइकिल कहलाता है मेरे भाई। दिस इज योर वन कंप्लीट साइकिल, दिस इज योर वन कंप्लीट साइकिल, दिस इज वन कंप्लीट साइकिल। ये एक साइकिल है मेरे बच्चे, ये एक साइकिल है, एक साइकिल है आपके पास ये। अभी एक साइकिल में देखो रिपल्स कितनी आ रही है, देखो दिस इज रिपल नंबर 1 जीरो से टी तक में, दिस इज रिपल नंबर 2, तो दो रिपल्स आ रही हैं। तो गोया आपको नजर आ रहा है कि इस केस में रिपल फ्रीक्वेंसी इज डबल द इनपुट सोर्स फ्रीक्वेंसी। इस केस में आपका जो रिपल फ्रीक्वेंसी है, दिस इज 2 टाइम्स द ऑल्टरनेटिंग करंट फ्रीक्वेंसी। बोलो ये बात नजर आ रही है, बोलो भैया। इससे माजी में एक सवाल भी पूछा गया, बोलो ये बात नजर आ रही है।
बोलो भैया, यहाँ तक सबको क्लियर है? यार तुम लोगों की कंप्यूटर की क्लास में आगे करा दूंगा, ठीक है। बाकी जिसने सोने जाना है वो जा सकता है। भैया रोजा मेरा भी है, ठीक है, परेशान नहीं हो जाओ। ऐसा नहीं है मैं साइड में कोई शरबत रख के बैठा हूँ और पीता जा रहा हूँ और एनर्जी ड्रिंक रख के बैठा हूँ, ठीक है। चलो। कासिम बेटा कोई मसला ही नहीं है, लेक्चर को रिपीट टेलीकास्ट करना दोबारा से, ठीक है। बार बार करना जब तक ना हो तो, कोई मसला थोड़ी है, ठीक है। रिपल फ्रीक्वेंसी इज बेसिकली द आउटपुट डीसी फ्रीक्वेंसी, यस यू कैन से इट, ठीक है। सेट है, सेट है, सेट है, सेट है, सेट है। बोलो भाई। तुम लोगों से ज्यादा एनर्जी तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझ में है यार। ये टॉपिक सिंध बोर्ड के अंदर आपको इलेक्ट्रॉनिक्स में मिलेगा, इलेक्ट्रॉनिक्स में, ठीक है। मैं मैं सुपरमैन हूँ। मैं पैंट के ऊपर चड्डी पहनता हूँ। सुपरमैन तो वो अपना रेड जो कलर का पे होता है वो पैंट के ऊपर पहन के घूम रहा होता है। कुछ तो खुदा का खौफ कर ले यार। उल्टी सीधी बातें कर रहा है। चलिए, मैं इंसान ही ठीक हूँ भाई, मैं बैटमैन सुपरमैन नहीं ठीक, ठीक है। चलो। अब मेरा बेटा हमारे पास जो हमारा अगले रेक्टिफायर है दैट इज ब्रिज रेक्टिफायर। फिर आपको मैं इसके सवाल भी बता देता हूँ माजी में क्या 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 सवाल पूछे गए हैं, ठीक है। अब इसके अंदर पहले ब्रिज रेक्टिफायर बना लेते हैं, फिर आपको समझाऊंगा। आउटपुट वोल्टेज बाद में बनाऊंगा, ताकि आप खुद बनाओगे ना वो ज़्यादा बेहतर आपको समझ में आएगा आउटपुट वोल्टेज उसका, ठीक है। अब देखो मेरा बेटा हमारे पास आता है ब्रिज रेक्टिफायर, दिस इज द ब्रिज रेक्टिफायर, ठीक है। अब देखो ब्रिज रेक्टिफायर में ना आपके पास चार डायोड्स हैं जो कि इस तरह से कनेक्ट हुए हुए हैं, ठीक है। अब पहला सवाल तो आपने ये जहन में रखना है सर, ऊपर जो हमने दो डायोड का फुल वेव रेक्टिफायर पढ़ा उसमें और ब्रिज रेक्टिफायर में क्या फर्क है। मैं बोलूंगा भाई कोई फर्क नहीं है, दोनों फुल वेव रेक्टिफिकेशन करते हैं। अगर आपसे सवाल पूछा जाए ना कि कम से कम कितने डायोड चाहिए होते हैं फॉर द फुल वेव रेक्टिफिकेशन, तो आंसर विल बी टू। और अगर वो पूछे इन ब्रिज रेक्टिफायर हाउ मेनी डायोड्स आर देयर, तो आप बोलोगे आंसर इज फोर, सिंपल हो गया भाई, ठीक है। तो भाई मिनिमम नंबर ऑफ डायोड्स रिक्वायर्ड फॉर द फुल वेव रेक्टिफिकेशन, तो आंसर विल बी टू। और ब्रिज में कितने होते हैं भाई, चार होते हैं, इस सीक्वेंस में अरेंज होते हैं जो आपके सामने बनी हुई है, ठीक है भैया। अच्छा जी आगे चलते हैं अब अपने पास। वही आपके पास यहाँ पे भैया आपके पास ऑल्टरनेटिंग करंट इनपुट है, ये आपके पास स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर है, आगे आपके पास ब्रिज रेक्टिफायर हमने उठा करके लगा दिया, ठीक है। अब आपके पास वही सारी की सारी सूरत हाल है जो है, ठीक है। अगर मैं पहले आधे साइकिल के लिए बात करूं, देखो समझते जाना, आप आउटपुट वोल्टेज खुद ही प्रिडिक्ट कर दोगे फिर कि किसकी वजह से आ रहा है। 0 से T/2 तक अगर मैं बात करूं, तो पहले आधे साइकिल में भाई ये वाला साइड हो गया पॉजिटिव, ये वाला साइड हो गया भाई साहब क्या, नेगेटिव, सही है। अब समझते हैं जरा। अगर मैं सबसे पहले डायोड D1 की बात करूं, डायोड D1 के अंदर आप नोट करो कि क्या क्या कौन कहां से कनेक्ट हुआ हुआ आपको नजर आ रहा हैगा, ठीक है। अच्छा इसके अंदर इन्होंने एक चीज जो यहाँ पे कनेक्ट नहीं करी हुई, वो मैं आपको खुद से कनेक्ट करा देता हूँ। यहाँ पे देखो इस जगह पे आपकी पंजाब बोर्ड की डायग्राम में भी वैसे वो कनेक्ट होगा। यहाँ पे आपके पास एक ग्राउंडिंग सोर्स लगी हुई होती है, इस जगह पे आपके पास 0 वोल्ट आ रहा होता है, ठीक है। यहाँ पे अब देखो मेरे बच्चे, जब आप अपने डायोड D1 को देखते हो, क्योंकि अदरवाइज जो है ना वो पोलैरिटी ढूंढना हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। इस जगह पे आपके पास एक ग्राउंडिंग सोर्स भी होती है। अच्छा अब देखो ये आपके पास डायोड D1 है, ये देखो इस साइड पे आपके पास कौन सा है, पॉजिटिव है। इसी तरह से मेरा बेटा आपके पास ये एन साइड है, एन साइड पे क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। इस साइड पे देखो मेरे बच्चे आपके पास क्या आ रहा है, ये 0 वोल्ट आ रहा है। यहाँ पे क्या आ रहा है आपके पास, ये 0 वोल्ट उठ करके आ रहा है, ठीक है। नजर आ रहा है। देखो इस साइड पे आपके पास ये, और इस साइड पे आपके पास ये आ गया। यानी कि अगर मैं देखूंगा तो मेरा जो डायोड D1 है, डायोड D1 के अंदर मेरे पास एन साइड पे क्या आ रहा है, प्लस आ रहा है। और मेरी पी साइड पे क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है। तो इन दोनों में बड़ा कौन है, ये प्लस बड़ा है, तो ये हाई पोटेंशियल और ये क्या हो गया, लो पोटेंशियल हो गया। तो अब एन साइड पे हाई है, पी साइड पे क्या है, लो है। तो यहां पे डायोड D1 आपके पास क्या हो जाएगा, डायोड D1 आपके पास क्या हो जाएगा, डायोड D1 आपके पास रिवर्स बायस हो जाएगा, सही है। अच्छा अब देखते हैं हम डायोड D3 को भी देख लेते हैं। सामने सामने वाले डायोड देखेंगे पहले। अब डायोड D3 का भी एक एन साइड होगा एक पी साइड। जिसको अभी भी नहीं समझ में आया भाई मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, पूरा स्टार्ट से देखो गौर से, ठीक है। अब देखो मेरा बेटा ये न्यू बैच वालों की भी क्लास हो रही है, मर्जी वो आपकी है कि आपने स्टे करना है या जाना है। ये बैच 4 की भी क्लास चल रही है, बैच 4 में ये वाला टॉपिक दोबारा नहीं पढ़ाया जाएगा जो अभी पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। अब ये आ गया D3 आपके पास।
अब D3 में ये वाली जो साइड है, ये वाली जो साइड है, ये वाली साइड मेरा बेटा देखो जीरो के साथ है, ये एन साइड है। और ये वाली जो साइड है ये देखो, ये कैसे कनेक्ट हुई हुई है, माइनस के साथ। ठीक हो गया। तो आप बोलोगे भाई डायोड D3 के अंदर, जो डायोड D3 की पी वाली साइड है वो कहाँ है, नेगेटिव के साथ है। और डायोड D3 की जो एन वाली साइड है, ये एन वाली साइड थी ना मेरे भाई, ये एन वाली साइड, ये इधर कनेक्ट हुई है। डायोड D3 की जो एन वाली साइड है वो कहाँ कनेक्ट हुई हुई है मेरे भाई, जीरो पे कनेक्ट हुई हुई है। ठीक हो गया उठ के। अब जीरो और नेगेटिव में छोटा कौन है, नेगेटिव छोटा है तो ये लो पोटेंशियल हो जाएगा, जीरो बड़ा है तो ये हाई पोटेंशियल हो जाएगा। फिर देखो, नेगेटिव के साथ एच आ रहा है या एन साइड के साथ एच आ रहा है और पी के साथ लो आ रहा है, तो ये भी आपके पास क्या हो जाएगा भाई साहब, रिवर्स बायस हो गया उठ करके। अब देखते हैं डायोड D2 को और देखते हैं डायोड D4 को। डायोड D2 को देखो, ये आपके पास इसका भी एन और पी लिख रहा हूं। अब देखो अगर किसी को अभी तक नहीं समझ में आया फिर बता रहा हूं, देखो ये डायोड D2 है, ये उसका पी साइड है, ये उसका एन साइड है। पी साइड देखो ये इधर प्लस के साथ है, एन साइड देखो ये इधर आके, ये इधर आके, ये इधर जीरो के साथ कनेक्ट हुआ, यानी कि ग्राउंड हुआ हुआ एकदम, समझ लो। ठीक है, इस साइड पे तो आपको नजर आ रहा है इसका जो एन साइड है वो जीरो के साथ है, जो पी साइड है वो प्लस के साथ। जीरो और प्लस में बड़ा कौन है, प्लस साइड बड़ी है तो ये हाई पोटेंशियल हो गया, ये छोटी साइड है ये लो पोटेंशियल हो गया। तो भाई पी हाई के साथ एन लो के साथ कंडीशन कौन सी है, फोर्थ बायस की कंडीशन है। अच्छा D4 को भी देख लेते हैं जरा, D4 को वही काम करेंगे, एन और पी, एन और पी। ठीक है। अब देखो अगर किसी को अभी तक नहीं समझ में आया, मैं चौथी बार फिर रिपीट कर रहा हूं, देख लो ये D4 है, ये पी साइड है इधर वाली, ये पी साइड ये गई 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 गई, ये कनेक्ट हुई हुई है इधर जीरो वोल्ट के साथ। ये जो एन साइड है ये इधर कनेक्ट हुआ हुआ है माइनस के साथ। D4 की जो एन साइड है वो माइनस के साथ है, और जो पी साइड है वो जीरो के साथ कनेक्ट। नेगेटिव और जीरो में बड़ा कौन है भाई, जीरो बड़ा है तो ये हाई साइड हो गई, नेगेटिव छोटा है तो ये लो साइड हो गई। ठीक है भैया, ठीक है सर, समझ में आ गई यहां तक की बात हमें। अब देखो मेरे बच्चे, और इस केस के अंदर पी के साथ हाई एन के साथ लो, तो आपके पास जो आपका डायोड है ये क्या करेगा, इस केस में भी हमारे पास ये फॉरवर्ड बायस कर रहा होगा। अब देखो पहले आधे साइकिल में कौन फॉरवर्ड बायस है, ये आपका डायोड D2, और आपका डायोड D4 जो है ना ये क्या कर रहा है जनाबे वाला, कंडक्ट कर रहा है। अब देखो D2 और D4 कंडक्ट कर रहे हैं, अब करंट का पाथ देखो, ये करंट आएगा इधर से, ये करंट आया इस पॉइंट पे, यहां करंट नहीं जाएगा क्योंकि D1 ब्लॉक कर रहा है। ये करंट इधर से जाएगा, ये करंट यहां नहीं जाएगा क्योंकि D3 ब्लॉक कर रहा है, यहां से जाएगा, फिर यहां से जाएगा, D4 कंडक्ट कर रहा है, ऐसे होता हुआ यहां से आपके पास इस जगह पे उठ करके आ रहा होगा। ये आपके पास तरीकाकार था। जब आप सेकंड हाफ साइकिल की बात करोगे, सेकंड हाफ साइकिल में D2 और D4 ब्लॉक करेगा, सेम पैटर्न में जब आप नोट्स बनाओगे आप करके देखना, D2 D4 आपका ब्लॉक कर रहा होगा। उस केस में बस सेकंड हाफ साइकिल में होगा क्या, यहां पे पोलैरिटी शिफ्ट हो जाएंगी, ये वाली साइड आपकी विल बिकम प्लस, ये वाली साइड आपकी विल बिकम माइनस। ठीक है। और उस केस में क्या बनेगा, आपके पास ये डायोड D3 आपका कंडक्ट करेगा, ये यहां से जाएगा आपके पास, ये ऐसे करंट आएगा, और ऐसे जाने के बाद यहां से आपके पास जाएगा, और ये ऐसे होता हुआ यहां से करंट इधर आएगा, ऐसे करंट फ्लो करेगा, यानी कि ये आपके पास करंट फ्लो करेगा। अब देखो पहले हाफ साइकिल में आपका कौन कंडक्ट कर रहा है, D2 D4 कंडक्ट कर रहे हैं। अब अगर मैं आपको इसकी आउटपुट वेव फॉर्म दिखाऊं, अगर हम इसकी आउटपुट वेव फॉर्म देखें तो देखो इसकी आउटपुट वेव फॉर्म और पीछे वाले की आउटपुट वेव फॉर्म में कोई खातिर ख्वाह फर्क नहीं है, वही है वेव फॉर्म। बस फर्क ये है कि वहां पे एक आधे, एक एक हाफ साइकिल में एक डायोड कंडक्ट कर रहा था, या एक हाफ में दो डायोड कंडक्ट कर रहे हैं भाई। ठीक है। तो डायोड ये देखो पहले हाफ साइकिल में आपको नजर आ रहा है कि डायोड D1 D2 D4 कंडक्ट कर रहे हैं, दूसरे में कौन है, D1 D3 करेंगे। अब आप फिर से देखो, जब आप एक साइकिल की बात करते हो, आपका जब एक इनपुट साइकिल था, तो एक इनपुट साइकिल में देखो आउटपुट, एक इनपुट साइकिल के लिए आउटपुट में कितनी रिपल फ्रीक्वेंसीज आ रही है, दो आ रही हैं। तो रिपल फ्रीक्वेंसी ब्रिज रेक्टिफायर में भी इनपुट की क्या है, डबल है। बोलो भाई साहब समझ आ गई, बोलो भैया। अबे कल के लिए बहुत बचा हुआ है, परेशान नहीं हो तुम, परेशान क्यों हो रहे हो, अभी तो लॉजिक गेट्स और ट्रुथ टेबल नहीं पढ़ा, वो सब का सब कल पढ़ना है हमने। लॉजिक गेट्स पढ़ा है मैंने, अब तक नहीं पढ़ा है ना, वो कल पढ़ेंगे अभी हम लॉजिक गेट्स। रिपल फैक्टर ये होता है कि डीसी के आउटपुट के अंदर ना कितनी फ्रीक्वेंसीज हैं, कितनी पल्सेज हैं पर यूनिट टाइम। ठीक है। ब्रिज रेक्टिफायर के अपने वो हैं, अपना फायदे नुकसान हैं, सिंपल वाले के अपने फायदे नुकसान हैं। ठीक है। तो रिपल फ्रीक्वेंसी ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर जो होती है वो क्या होती है भाईजान, डबल होती है। ठीक है। चलो एक सवाल जो है ना वो जल्दी से मुझे बता दो, ये सवाल आपके माजी में आया हुआ है और अभी बगैर बगैर पढ़ाई ये पेपर में आ जाएगा, तो आप लोग आंखें फाड़ फाड़ के देख रहे होगे। तो ये सवाल जल्दी से बता दो, अगर इसको सही बता दिया तो फिर हम आगे नहीं पढ़ेंगे और आपको मैं छुट्टी दे दूंगा एक छोटी सी चीज पढ़ाने के बाद। ठीक है। चलो जल्दी से बताओ, पहले सही तो बताओ फिर देखेंगे कि छुट्टी फौरन मिलती है या फौरन नहीं मिलती। लेकिन अगर एक ने भी गलत बता दिया ना तो फिर छुट्टी नहीं मिलती। चलो ये रहा सवाल आपका, माजी में पूछा गया सवाल है, जल्दी से बता दो अब।
बहुत आसान सवाल है ये, अगर इनफैक्ट अगर नर्सरी क्लास के बच्चों को भी दूंगा ना, देखे बगैर बता देंगे वो कि इसका क्या आंसर होना चाहिए। इतना आसान और बकरी क्वेश्चन है ये, ठीक है। चलो, बोलो भाई, क्या आंसर है? अभी तक सबका आंसर ही नहीं आया, क्लास में 150 जिंदा लाशें बैठी हुई हैं। कोई बैठे बैठे सो तो नहीं रहा, पर ऐसे ना बैठे बैठे उस पर से क्यामत गुजर रही है। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। एक दो को छोड़कर सबने सही आंसर दिया है। देखो क्या कह रहे हैं। इन अ फुल वेव रेक्टिफायर ऑपरेटिंग फ्रॉम 100 हर्ट्ज मेन्स फ्रीक्वेंसी, मेन्स का मतलब है जो आपकी फ्रीक्वेंसी है ना, ऑल्टरनेटिंग सप्लाई की, इनपुट सप्लाई की, मेन्स की फ्रीक्वेंसी 100 हर्ट्ज है। व्हाट इज द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इन द रिपल? मतलब आपसे समझ लो कि एक तरह से ये पूछ रहा है, व्हाट इज द, इसको फंडामेंटल को हटाओ, फंडामेंटल को यहां से उठा के डालो भाड़ में, फंडामेंटल को बोलो तुम भाड़ में जाओ, फंडामेंटल की जगह पे आप कह लो कि रिपल फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है आपसे, ठीक है। फंडामेंटल यहाँ पे बेसिकली डीसी के अंदर फंडामेंटल रिपल फ्रीक्वेंसी को ही कहते हैं, ठीक है। आपसे पूछ रहा है कि भाई रिपल फ्रीक्वेंसी आप बता दो आउटपुट के अंदर। तो भाई आपको पता है फुल वेव रेक्टिफायर है, फुल वेव रेक्टिफायर के अंदर जो आउटपुट फ्रीक्वेंसी होती है वो क्या होती है? दैट इज 2 टाइम्स द इनपुट फ्रीक्वेंसी। तो जब 2 टाइम्स दे तो इसका मतलब क्या हो गया? 200 हर्ट्ज हो गया। अब अगर किसी ने इसको कॉन्सेप्चुअली समझना है तो भाई ऐसे समझ ले, इनपुट तुम्हारा था 100 हर्ट्ज, मतलब 100 हर्ट्ज का मतलब क्या हो गया? 100 हर्ट्ज का मतलब ये हो गया कि आपके पास आपके पास ये जो था अपना, एक सेकंड में 100 साइकिल्स हैं। एक साइकिल के अगेंस्ट 2 पल्सेस आती हैं फुल वेव रेक्टिफायर के अंदर, तो 100 के अगेंस्ट 200 पल्सेस आ रही होंगी, तो 100 हर्ट्ज हो गई, सही है। बोलो भाई, समझ में आ गई? बोलो भैया, क्या रेक्टिफिकेशन तक का कॉन्सेप्ट सबको अच्छे तरीके से क्लियर होता है, हाँ या ना? हो जाता है। वेरी गुड। अब बच्चे हमारी एक क्लास और होगी कल की, उसमें मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं आपको इलेक्ट्रॉनिक्स का जो टॉपिक है ना वो ख़त्म करा दूँ। जो उसमें हमारे ट्रांजिस्टर की जितनी हमने बेसिक्स पढ़नी है, जितनी हमारे लिए ज़रूरत है, और ट्रुथ टेबल का कॉन्सेप्ट और लॉजिक गेट्स का कॉन्सेप्ट। ट्रुथ टेबल भी खैर इतनी ज़्यादा नहीं है, बस लॉजिक गेट्स के हवाले से ही होगी, ठीक है। तो वो हमारी कल की क्लास में इंशाल्लाह कवर हो रहा होगा।